ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका नाम ली हान था। हान अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता था। उसने कसम खाई हुई थी कि वो स्कूल या किसी तालीमी इदारे के पास नहीं जाएगा क्योंकि उसे वहाँ के सख्त उसूल पसंद नहीं थे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वो घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था और वो अपने ही ख्यालों में गुम था जब उसका सिपाही उसको दूसरी तरफ देखने को कहता है और बताता है कि वो अपनी मंजिल एम्पायर की बेहतरीन एकेडमी एनरोगार्ड के बहुत करीब है। उसका साथी अलरार लोंग उसकी मदद करके बहुत खुश है क्योंकि उसने खुद को एक पुराने सिपाही की तरह बेकार समझा हुआ था। लेकिन जब उसको अपने मालिक के साथ देने का काम मिलता है और वो उनको बढ़ते हुए और एनरोगार्ड जाता हुआ देखता है तो वो खुश होता है। लेकिन ली हान अपने ख्यालात में गुम है और आखिरकार वो अपने प्रेजेंट में भी अपना ताल्लुक स्कूल से नहीं तोड़ पाता। उसकी पिछली जिंदगी में ग्रेजुएशन के दिन उसका दोस्त उसे गले लगाकर ग्रेजुएट होने पर मुबारकबाद देता है कि आखिरकार वो गुलामी की जिंदगी से आजाद हो गया और इतने सालों बाद प्रोफेसर से बच निकला है। हम देखते हैं कि उसको अपनी ग्रेजुएशन की यादें आती हैं जब ज्यादातर उसके प्रोफेसर्स उसके पास आकर उसे हर हफ्ते फैसिलिटी हाइकिंग क्लब में जाने के लिए कहते थे। लेकिन वो ये कहकर इनकार कर देता कि वो इतनी अच्छी जगह पर जाने के लायक नहीं है और उसको अक्सर ढेर सारी असाइनमेंट्स दी जाती जो उसने सारी रात में मुकम्मल करनी होती और वो सारी रात फिर जाग कर गुजारता था। वो हफ्तों तक किम्बैब खाता था और ऐसे खानों से उकता गया था। उसका दोस्त उसकी ग्रेजुएशन की तकरीब में उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो बहुत शानदार है, जिस पर वो जवाब देता है कि उसने बस अपनी पोजीशन के लिए बेहतरीन कोशिश की है। उसका दोस्त मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके मुताबिक वो इस जिंदगी के लिए परफेक्ट है और वो उसको दोबारा ग्रेजुएट स्कूल जाने के लिए कहता है। लेकिन वो जवाब देता है कि ये तो अब ज्यादा हो जाएगा। ली हान बेरुखी से जवाब देता है कि उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उसने अपना काम कर लिया है। हान अपने फ्यूचर में किसी भी इदारे का हिस्सा बनने से इनकार कर देता है। वो बस अपने लिए जीना चाहता है और वो ग्रेजुएट स्कूल की तरह मजीद किसी भी जगह का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो अपने ख्यालों में गुम होता है जब अचानक से एक तेज रफ्तार बस उसके सामने आ जाती है। ड्राइवर बहुत कोशिश करता है बस रोकने की, लेकिन ब्रेक फेल होने की वजह से वो बस को रोक नहीं पाता। वो घबरा कर लड़के को सामने से हटने के लिए चिल्लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बस उससे टकरा जाती है और उसकी तालीम और डिग्री एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाती है और वो गैर मुतवक्काना तौर पर मर जाता है। लेकिन उसका अज़म दोबारा जन्म लेने के बावजूद कायम रहता है। वो एक बच्चे के तौर पर दोबारा जन्म लेता है जिसका नाम ली हान वार्डनस है। लेकिन अजीब चीज तो ये कि उसको अपनी पिछली जिंदगी की तमाम बातें याद हैं। वो वार्डनस के तीसरे बेटे की हैसियत से पैदा हुआ है जो कि सल्तनत के जादुई खानदान में से है। उसको इस बात पर यकीन नहीं आता कि वो दूसरे जहान में एक आला खानदान में पैदा हुआ है। उसे जानकर खुशी होती है कि ये उसकी पिछली जिंदगी में ग्रेजुएट स्कूल जाने का इनाम है और अब ये उसके लिए आराम से जिंदगी गुजारने का मौका। लेकिन वो इसी पॉइंट पर गलतफहमी का शिकार हो गया था। उसे बात पता चलती है कि हाउस ऑफ वार्डनस अपने बच्चों के लिए कुछ उसूल रखता है, जिसमें सबसे पहला उसूल ये है कि सब कुछ सबसे बड़े बेटे को विरासत में मिलता है। जिस पर ली हान सोचता है कि बाकियों का क्या होगा। उसे बताया जाता है कि पहले बेटे के अलावा बाकी तमाम बच्चों को अपनी जिंदगी की राहें खुद तलाश करनी पड़ेंगी। वो बहुत कम उम्र में तलवार सीखने का इरादा कर लेता है और जब वो अलरार लोंग से तलवार सिखाने का कहता है तो इस बात पर हैरान हो जाता है। ली हान इस पर जवाब देता है कि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि ये किसी काम आ सकती है और उसके पास इसके अलावा और कुछ करने को है भी नहीं। खुशकिस्मती से फैमिली इसमें उसकी हिमायत करती है कि वो जो कुछ भी सीखना चाहता है। अलरार लोंग उससे पूछता है कि क्या वो इस मौके को तलवारबाजी के रास्ते पे चलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन ली हान उसे बताता है कि वो एक जादूगर बनना चाहता है जो कि उसके लिए एक ज्यादा मुनासिब रास्ता है। लेकिन वो उस वक्त हैरान होता है जब अलरार लोंग उसके पास बैठ के बोलता है कि वो उसकी जहानत से बहुत मुतासिर हुआ है। वो उससे कहता है कि ज्यादातर मोअज़्ज़िज़ खानदानों के बच्चे हकीकत पसंद नहीं होते, लेकिन वो इस उम्र में बेहद पुरअज़म है और उसे इस बात पर खुशी है। ली हान ने पहले ही फ्यूचर के प्लान्स बना लिए हैं। ली हान जिस पे सोचता है वो ये सब अपनी पिछली जिंदगी के तजुर्बात की वजह से कह रहा है और जब कोई ग्रेजुएट स्कूल का तजुर्बा कर लेता है फिर वो चाहे या ना चाहे हकीकत पसंद बन जाता है और एक माहिर जादूगर को हमेशा खुशामदीद खा जाती है, चाहे वो नाइट का ऑर्डर हो
या एडवेंचर गिल्ड या फिर शाही खानदान में। इस मकसद को हासिल करने के लिए एनरोगार्ड एक ऐसा इदारा है जो टैलेंटेड लोगों को पैदा करता है और उसको सल्तनत की सबसे बड़ी जादुई एकेडमी समझा जाता है। हम देखते हैं कि लीहान फिर से चंद साल पढ़ाई के अजाब को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गया है और अल्लाह रोंग इसको ये हौसला देता है कि उसे यकीन है कि वो बहुत अच्छा करेगा। यहाँ तक के खानदान के सरबराह ने भी उसके हुनर की तारीफ की थी, लेकिन लीहान को इस बात पे यकीन नहीं आया था क्योंकि खानदान का सरबराह उसको जादू सीखने की इजाजत नहीं देता था, क्योंकि ये बच्चों के लिए खतरनाक समझा जाता है। लेकिन अलरार लोंग के अल्फाज की वजह से वो इस बात पे राजी हो गए थे। इसके बाद उसे अलरार रोंग बताता है कि अब से ना मुलाजिम होंगे ना घोड़े होंगे, अब से उसे अकेले एकेडमी जाना होगा। उसी लम्हे लीहान एक कैरिज को देखता है जो कि उसके करीब रखी हुई थी और गार्ड उसे रास्ता छोड़ने को कहते हैं कि वो ड्यूक की बेटी की मदद कर रहे हैं। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन गार्ड इनकार कर देता है और कहता है कि स्टूडेंट का अकेले आना जरूरी है। लीहान को बहुत सारे स्टूडेंट्स देख के हैरत होती है। उस लड़की के साथ बहुत सारे गार्ड्स देख के हैरान हो जाता है और सोचता है वो सब कैसे अंदर आएंगे जब एनरोगार्ड में दाखिले के लिए अकेले आना जरूरी है। उसके साथ खड़ा एक लड़का इस बात से नाखुश होता है और इस बात से परेशान भी है कि वो अपने मुलाजमों के बिना कैसे जिंदा रहेगा। लीहान उसके रद्द अमल पे हैरान होता है लेकिन वो उसको तसल्ली देने के लिए कुछ नहीं कहता। वो लड़का लीहान को बताता है कि उसके मुलाजिम उसके लिए हाथों और पाँव की मानिंद हैं और वो उनके बगैर एकेडमी जाने को अपने हाथ और पाँव को कटवाने के मुतरादिफ समझता है। लीहान ना चाहते हुए भी उसकी बातों से इत्तेफाक करता है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और कहता है कि वो लोग सिर्फ बराबरी जाहिर करने के लिए गुलामों का इंदराज कैसे कर सकते हैं। वो गुस्से में अपने खानदान के नाम की कसम खाता है कि वो उनके खिलाफ शिकायत जरूर दर्ज करेगा। इस दौरान ही पीछे खड़े हुए उसको कहते हैं कि वो लाजमी ऐसा करे, जबकि दिल ही दिल में तजस्सुस में मुब्तला होते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। वो एक आदमी के पास शिकायत दर्ज कराने जाता है लेकिन वो शख्स उसी पे जादुई कुव्वत डाल देता है जो उसके दिमाग पर हावी हो जाती है। नतीजतन वो बार बार यही कहता है कि वो अपने फैसले पर दोबारा गौर करेगा। लीहान इस बात पे परेशान होता है कि मुअज़्ज़िज़ बच्चों पे भी ऐसा जादू करने पे गार्ड्स को कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस होती। वो अफवाहें जो उसने एकेडमी के बारे में सुनी थी वो गलत साबित होती हैं, क्योंकि उसने सुना था कि यहाँ मुअज़्ज़िज़ों के साथ अच्छा सलूक किया जाता है और उसने ये भी सुना था कि ये जगह मॉन्स्टर से भरी हुई है और अगर कोई स्टूडेंट मर जाए तो ये लोग उसको पहाड़ों के पीछे दफन कर देते हैं। हम देखते हैं कि अचानक ही दरवाजा खुल जाता है और एक सब्ज औरा तमाम स्टूडेंट्स को घेर लेता है और उनको वेलकम कहता है। वो अपने इर्द गिर्द से एक आवाज सुनते हैं जो उन्हें बेवकूफ आयरन हेड्स कहती है। लीहान इतने जबरदस्त जादुई प्रेशर से मुतासिर होता है और उसको पता है ये आवाज मशहूर हेडमास्टर की है। वो देखता है कि उसके इर्द गिर्द तमाम लोग प्रेशर की वजह से जमा हुए हैं। हेडमास्टर उसे गुस्से में दिखलाई देता है और वो कहता है कि उसने पहले ही उन सबको अकेले आने को कहा था, लेकिन उसे परवाह नहीं है अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करते। अगर वो उसकी बात सुनना नहीं चाहते तो वो उनसे जबरदस्ती अपनी बात मनवाएगा। इसके साथ ही तमाम इजाफी मुलाजिम, बगियां और घोड़े हवा में उड़ने लगते हैं और वहाँ सिर्फ अकेले स्टूडेंट्स रह जाते हैं। और हेडमास्टर फिर स्टूडेंट को बुलाता है और कहता है वहाँ बेवकूफों की तरह क्यों खड़े हो, और उनको अंदर आने को कहता है। तमाम स्टूडेंट्स एकेडमी में दाखिल हो जाते हैं और हेडमास्टर की एक ढांचे जैसी तस्वीर देखते हैं। सल्तनत की अजीम और जादुई एकेडमी में ये सब स्टूडेंट्स का पहला दिन है और सबको आने वाले वक्त के बारे में अब बुरा एहसास हो रहा है। स्टूडेंट्स राहदारी में चलना शुरू कर देते हैं और हेडमास्टर के उन्हें आयरन हेड्स बुलाने पर वो नाखुश हैं। उसी वक्त एक लड़की लीहान ऑफ वार्डनर्स को आवाज देती है। वो उसकी तरफ मुड़ता है तो वो अपना तारुफ करवाती है कि वो यूनर मैकिन है। वार्डनर्स हाउस की तरह मैकिन हाउस भी जादूगरों का एक बाअसर घराना है। लीहान खुशदिली से उसको बुलाता है और उससे पूछता है कि उसने उसको क्यों पुकारा। वो बताती है कि इंपीरियल हाईनेस उससे मिलना चाहता है। शहजादा उसकी तरफ हाथ हिलाता है और एक मशहूर अफवाह उसको याद आ जाती है। एनरोगार्ड तरक्की और समाजी ताल्लुकात कायम करने की जगह है। तमाम स्टूडेंट्स पहले ही दिन ताल्लुकात बनाने की कोशिश में मसरूफ नजर आ रहे हैं। लीहान हैरान होता है कि यूनर मैकिन उसे इंपीरियल प्रिंस क्यों बुला रही है, क्योंकि बादशाह के तो 100 से ज्यादा बच्चे हैं। तो हमें पता चलता है कि शाही खानदान में सिर्फ पहले बच्चे को अहमियत दी जाती है और दूसरे बच्चों की कोई मदद नहीं की जाती।
उनकी जिंदगी इससे बदतर होती है। ऐसी जगह जहां अजीम गिरोह के बच्चे होते हैं, शाही खानदान का रुतबा यूनर मैकिन के हाउस से भी कम होता है। वो हैरान होता है कि वो इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है। यूनर उससे दोबारा पूछती है, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? और वो दूसरे स्टूडेंट्स की बातें सुनता है जो हैरान हो रहे हैं कि यूनर किसी गैर मारूफ शहजादे की मदद क्यों कर रही है। लेकिन वो उससे हाथ मिलाता है और सोचता है कि दुश्मन बनाने से बेहतर है कि दोस्त बना लिया जाए। और फिर वो ऐलान करता है कि दोस्त बनाने से कभी कुछ बुरा नहीं होता। यूनर खुश होती है कि उसने उसकी रिक्वेस्ट मान ली और वो उसको बताती है कि वो पहला शख्स है जिसने उसकी रिक्वेस्ट को कबूल किया है। लिहान ये सुनकर हैरान हो जाता है और परेशानी में अपना सर पकड़ लेता है और सोचता है कि उसने कुछ गलत तो नहीं कर लिया। इंपीरियल प्रिंस, जिसको गेनांडो कहा जाता है, वो 47वां इंपीरियल प्रिंस है। कुछ लोग कहते हैं कि वो 101वां भी हो सकता है, लेकिन वो इसरार करता है कि वो 47वां ही है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो सैकड़ों में शामिल नहीं होना चाहता। लिहान अपने इर्द गिर्द का जायजा ले रहा होता है जब गेनांडो उसको पुकार कर पूछता है, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? लिहान उससे माफी मांगता है और पूछता है, तुमने अभी क्या कहा था? गेनांडो एक लड़के की तरफ इशारा करता है और गाली देते हुए बताता है कि उसने उसकी दरख्वास्त को मना कर दिया। लिहान दिल ही दिल में अंदाजा लगा लेता है कि ये काफी नादान है और ये खुद भी नहीं जानता कि ये किस तरह का इंसान है। जब गेनांडो उसकी बात नहीं समझता तो लिहान मायूसी से सोचता है कि ये सिर्फ नादान नहीं बल्कि एक बेवकूफ नादान है। वो फिर इसको रीगल लफ्ज का मतलब बताता है कि वो एक कीमती इंसान है और वो एक अजीम लोगों के ग्रुप से ताल्लुक रखता है। ये सुनकर गेनांडो खुश हो जाता है और कहता है कि ये लफ्ज उसके लिए ही बना है। वो जल्द ही दूसरी तरफ इशारा करता है जहाँ कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया था एडिनार्ड से गुफ्तगू कर रहे हैं। एडिनार्ड शाही खानदान की 40वीं शहजादी थी। ये उसके आसपास ही कोई नंबर रखती थी। लिहान उसको देखकर सोचता है कि ये वो नफासत और वकार रखती है जो कि एक शाही फर्ज से मुतवक्का होता है, तो जाहिर है लोग उसका साथ देना पसंद करेंगे ना कि किसी और का। गेनांडो उससे शरारत से कहता है, तुम बाद में एडिनार्ड को मेरे लिए संभाल लोगे, वैसे भी तुम लंबे और मजबूत हो। लिहान फौरन उसको रोक देता है और कहता है, शाही लोग दूसरों को हरास नहीं करते। और जब वो सजा के बारे में पूछता है तो लिहान सख्ती से जवाब देता है, शाही लोग दूसरों को बिला वजह सजा भी नहीं देते। गेनांडो लिहान से पूछता है, अब मैं क्या करूं? लिहान मुस्कुराकर जवाब देता है, तुम अपने बड़ेपन के साथ इन्हें माफ कर दो, लेकिन अगर तुम वाकई कुछ करना चाहते हो तो तुम उन्हें ड्यूल के लिए चैलेंज कर सकते हो। ये सुनते ही गेनांडो का चेहरा पीला पड़ जाता है। ड्यूल? नहीं, हमें इतना आगे नहीं जाना चाहिए। वो कहता है कि वो इन्हें माफ कर देगा क्योंकि वो एक शाही शहजादा है। मैकिन, जो कि खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी, लिहान की तरफ देखकर मुतासिर होती है और बोली, ये हैरान कुन है कि तुमने इसकी जिद रोक ली, जबकि मैं उसकी रिश्तेदार होकर भी कभी ऐसा नहीं कर सकी। लिहान कहता है, हाँ मैं समझ गया था कि तुम दोनों रिश्तेदार हो, लेकिन फिर वो अपने तजस्सुस को रोक नहीं पाता और पूछता है, आखिर तुम उसकी इतनी परवाह क्यों कर रही हो? यूनर उसके सवाल का जवाब देने ही वाली होती है कि अचानक हेडमास्टर नमूदार होता है और एक बार फिर वो सब जोरा उन सबको घेर लेता है। वो उनसे पूछता है, तुम लोग गपशप के मजे ले रहे हो? अचानक एक लड़का ऊंची आवाज में कहता है, ये तो वही लिच है जो हमें गेट पर दिखा था। लिच पुकारने पर हेडमास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो एक ऐसी हस्ती है जो एक अजीम जादूगर की मौत पर काबू पाने की ख्वाहिश का नतीजा है। ये सब सुनकर वो लड़का डर जाता है क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उनका हेडमास्टर वाकई एक लिच होगा। फिर हेडमास्टर उनसे पूछता है, क्या तुम लोग जानते हो मैं तुम्हें आयरन हेड्स क्यों बुलाता हूँ? एडिनार्ड पूरे एतमादी से जवाब देती है, क्योंकि इस साल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की अलामत स्टील है। हेडमास्टर ने उसकी तरफ देखा और कहा, बहुत खूब, 10 पॉइंट्स तुम्हारे डोम के लिए। एडिनार्ड ने चौंक कर पूछा, क्या वाकई डोम के लिए कोई पॉइंट सिस्टम है? जिस पर हेडमास्टर ने जवाब दिया, अगर तुम्हें जादूगर बनना है तो सबसे पहले तुम्हें झूठ और सच में फर्क करना सीखना होगा। उसने मजीद बताया कि हाँ, इस साल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की अलामत स्टील ही है, क्योंकि स्टील एक ऐसा मवाद है जो अपनी तराश खराश के लिहाज से शक्ल बदलता है। ये कीमती है और उसके बेशुमार इस्तेमाल हैं और ये वाकई नए स्टूडेंट्स के लिए एक मुनासिब अलामत है। स्टूडेंट्स ये सुनकर खुश हो जाते हैं, जिस पर हेडमास्टर हंसने लगता है और कहता है, वो एक बार फिर बेवकूफ बन गए। उनका मजाक उड़ाता है और कहता है, इसी वजह से तुम्हारी अलामत स्टील है, क्योंकि तुम सबके दिमागों में कुछ नहीं है।
लिहान और दूसरे स्टूडेंट्स अपनी इस इंसल्ट पर हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि हेडमास्टर उन्हें इस कदर मजाक का निशाना क्यों बना रहा है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसका जवाब दे सके। वो मुशाहिदा करता है कि यहाँ जादू की ताकत इतनी शिद्दत से है कि यहाँ हरकत करना भी आसान नहीं है, मगर अब वो आहिस्ता आहिस्ता इसका आदी होता जा रहा है। हेडमास्टर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम सब के साथ सख्ती बरत रहा हूँ, हालांकि तुम सब एक लंबा सफर तय करके यहाँ पहुँचे हो। इस दौरान वो घूर कर देखता है कि लिहान इस जादुई दबाव के बावजूद बाआसानी हरकत कर रहा था, जो उसे दूसरे तलबा से मुख्तलिफ बनाता था। फिर उसने तमाम स्टूडेंट्स को आवाज दी, दरवाजे की तरफ देखो। जैसे ही सब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वो खुल जाता है और उनके सामने दरवाजे के उस पार एक हॉल में लंबी मेजों पर मुख्तलिफ इकसाम के खाने नजर आते हैं। हेडमास्टर उनको मुस्कुरा कर कहता है कि जाओ, खूब मजे से खाने खाओ और अपने सफर की थकान को उतारो। ये सब सुन के स्टूडेंट्स खुशी से पागल होते हैं और जल्दी से कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, इस उम्मीद में कि इस बार ये कोई मजाक न हो। वहाँ मेज पर नरम और मुलायम सफेद रोटी थी, जिस पर पनीर और मक्खन लगा हुआ था, और उसके साथ ही एक मुर्गी थी जो कि खुशबूदार तेल, मक्खन, मसालों में लिपटी हुई थी और फिर वाइन में उबाल कर एक शाही डिश तैयार की गई थी, और उसके साथ बिकेमल सॉस में लिपटी ग्रेटिन और मशरकी तौर पर कोयलों पे बनी हुई ताजा मछली भी मौजूद थी। गेनांडो ने मुस्कुराते हुए मछली का इंतखाब किया और हेडमास्टर का शुक्रिया अदा किया, मगर जैसे ही उसने अपना कांटा मछली पे रखा, खाने की सारी प्लेट्स अचानक से गायब हो गईं। हेडमास्टर जोर से कहकहा लगा के हंसा कि वो एक दफा फिर से बेवकूफ बन गए। लिहान ने सुना था कि आदमी जब लिच बनता है तो वो कुछ न कुछ खो देता है, और अब उसे यकीन हो गया था कि ढांचा हेडमास्टर ने भी यकीनी तौर पर बहुत सी चीजों को खो दिया है। फिर हेडमास्टर ने उन्हें संजीदगी से कहा, यह एकेडमी जादूगरों की जन्म भूमि है और एक बढ़ते हुए जादूगर का सबसे बड़ा हथियार प्यास है। फिर अचानक से कुछ रोटी के टुकड़े कमरे में हवा में बुलंद हो गए और मखसूस स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ने लगे, जिस पर हेडमास्टर ने कहा, ये तुम्हारे यूनिफॉर्म और खाने हैं, जो कि कुछ ही रोटी के टुकड़ों और चावलों पर मुश्तमिल थे। गेनांडो ये सब देखकर हैरान हो जाता है और दुख से चीखता है कि ये क्या मजाक है, लेकिन हेडमास्टर इस पे खुश हो जाता है और कहता है, बिल्कुल यही रद्दे अमल मैं तुम सबसे चाहता था। वो उन्हें कहता है, अगर तुम्हें मजेदार खाने चाहिए तो अपने लिए जादू सीखो, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ उतने खाने दूंगा जो तुम्हें जिंदा रखने के लिए काफी होंगे। वो सब हैरान खड़े थे। फिर वो उन्हें कहता है, अगर इनको अपने यूनिफॉर्म और खाने फजूल लग रहे हैं तो वो जादू का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी के कपड़े और खाने हासिल कर सकते हैं, और ये इस अकेडमी का कानून है। अगर वो कुछ चाहते हैं तो उन्हें वो सब खुद कमाना पड़ेगा। फिर उसने एक स्टूडेंट को ये बात करते हुए सुना कि वो बाहर जाके अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीद लेगा। हेडमास्टर उनकी बातें सुनता है और कहता है कि वो भी यही जवाब चाहता है, और फिर वो ऐलान करता है कि न्यू स्टूडेंट्स को बाहर जाने की इजाजत नहीं है और ना ही वो सीनियर से कुछ पूछ सकते हैं। इसके बाद वो इनको कामयाबी की दुआ देता है और उम्मीद करता है कि वो अच्छे जादूगर बनेंगे, और इसके साथ ही इंट्रो सेशन खत्म हो जाता है और हेडमास्टर अपने ग्रीन ऑरा के साथ वहाँ से चला जाता है। लिहान मायूसी से अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और दिल में सोचता है कि क्या हर जगह ऐसे ही पागल प्रोफेसर्स होते हैं। वो इन किस्म के लोगों से बाखूबी वाकिफ था। उसकी पिछली जिंदगी में नेक्स्ट डोर लैब प्रोफेसर की आंखों में भी वही जुनून था जो लिच की आंखों में है। उसकी आंखों में ये जुनून भरा हुआ था और उसे अच्छी तरह याद था। गेनांडो उसके पास आता है और पूछता है, क्या तुमने प्रोफेसर की बात सुनी? वो हमसे इस तरह से क्यों बर्ताव कर रहा है? लिहान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने ही ख्यालों में गुम रहता है और सोचता है कि लिच उस प्रोफेसर से काफी बेहतर है। गेनांडो फिर सवाल करता है कि हम लोग ऐसे यूनिफॉर्म और बुरे खाने लेकर कैसे जिएंगे? लिहान अभी भी अपने आप में गुम है और खुद से ये कहता है कि सिर्फ खाना ही नहीं, लिबास भी यहाँ का मेरी पिछली जिंदगी से कई दर्जे बेहतर है। लिहान अपनी जिंदगी में मौजूद खानदान हाउस ऑफ वार्डनर्स के बारे में सोचता है। ये खानदान नोबल सोसाइटी में बहुत कम जाना पहचाना जाता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा जादू की तालीम पर तवज्जो मरकूज रखी और सरमाजी सरगर्मियों में कभी हिस्सा नहीं लिया। इसी वजह से इस खानदान के बारे में गलत फहमियां बढ़ती गईं और लोग इनके बारे में खुद से बातें सोचने लगे। गेनांडो उसके साथ बात करते हुए थक कर कहता है कि ऐसा तो उसके नौकरों को भी खाना और लिबास नहीं मिलता। फिर वो लिहान के कंधे पर हाथ रख के कहता है कि जब भी उसे मौका मिले उसे उसके घर जरूर आना चाहिए। लिहान उसकी पेशकश पर शुक्रिया अदा करता है और उससे पूछता है कि क्या उन्हें हॉस्टल की तरफ जाना चाहिए। कहा जाता है कि एनरो गार्ड में स्टूडेंट्स को उनके स्टेटस के बजाय उनके टैलेंट की बुनियाद पर कबूल किया जाता है।
और हसास टीनेजर के झगड़ों को खत्म करने के लिए हॉस्टल को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला टावर ब्लू ड्रैगन कहलाता है और यहाँ पर मुअज़्ज़िज़ लोग ही दाखिल हो सकते हैं, जैसे कि सल्तनत के शाही खानदान और लीहान जैसे मारूफ लोग। दूसरा टावर बर्निंग फोनिक्स कहलाता है और यहाँ सिर्फ वही लोग दाखिल हो सकते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ मुकद्दस शोले को वक्फ कर दिया हो। ये एक संजीदा और ईमानदार टावर है, इसीलिए यहाँ सिर्फ मजहबी पादरी ही जा सकते हैं। तीसरा टावर लाइटनिंग रेंडिंग व्हाइट टाइगर कहलाता है और वो लोग जो हर चीज को चकनाचूर कर सकते हैं, यहाँ बस वही दाखिल हो सकते हैं। यहाँ हाउस ऑफ नाइट्स की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोग आ सकते हैं। ये लोग दोनों रास्तों पर चलने के लिए तैयार होते हैं, यानी एक नाइट और दूसरा जादूगर के तौर पर। आखिरी टावर पास्ट और फ्यूचर देखने वाले ब्लैक टर्टल कहलाते हैं और यहाँ बहुत ज्यादा सब्र करने वाले लोग ही दाखिल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे आम लोग, नौकर, गुलाम, जोकर, भिखारी, ताजिर और निचले दर्जे के नोबल्स। दूसरे हॉस्टल्स की निस्बत इनको इनके कम दर्जे की वजह से ज्यादा इग्नोर किया जाता है और इसी वजह से न्यू स्टूडेंट्स ज्यादा प्रेशर में होते हैं। लेकिन ली हान की नजर में एक उम्मीद होती है कि ये बेहतरीन कारोबारी साथी हो सकते हैं। अपनी सोच में गुम हान गहरी नजरों से कुछ स्टूडेंट्स को देखता है, जिस पर वो चौंक जाता है। वो पलट कर इसे देखते हैं और हैरानी से पूछते हैं कि ये लड़का इनको इस तरह क्यों घूर रहा है। इनमें से एक बेचैनी से कहता है उसे ये नहीं लग रहा कि हान उनको नफरत से देख रहा है, जबकि हान के जहन में एक ख्याल आता है कि इसे इनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि पैसा कमाने का सबसे बेस्ट तरीकेकार कारोबार है और इसमें अच्छा होने के लिए फील्ड में तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। इसी दौरान अचानक से उन सबको एक आवाज सुनाई देती है। एक लड़का अपने दोस्त से उनकी तौहीन करते हुए पूछता है कि एकेडमी ने उस जैसे निचले दर्जे के लोगों को क्यों कबूल किया। तमाम स्टूडेंट्स उस लड़के को देखने लगते हैं और वो दोबारा इनसे पूछता है कि क्या वो इनके स्टेटस के बारे में गलत है। लिहान उस लड़के के सामने आता है और दिल में सोचता है कि वो कैसे अपने फ्यूचर के बिजनेस पार्टनर के बारे में मजाक उड़ा सकता है। वो उस लड़के को रोककर कहता है कि वो एक घटिया इंसान है, क्योंकि यहाँ आने से पहले सब ने अपनी सारी चीजें नजरअंदाज कर दी थी। वो इससे पूछता है कि वो हेडमास्टर की बात कैसे भूल गया और इतनी बेशर्मी कैसे दिखा रहा है। दूसरे स्टूडेंट्स जो इसके साथ थे वो फौरन पहचान लेते हैं कि वो हाउस ऑफ वार्डनर्स से है और उसकी इखलाकियात एक अजीम खानदान के फर्द की तरह हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अपने से कमजोर स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाया था, वो इस रिएक्शन पे शर्मिंदा हो जाते हैं। लिहान मुस्कुराकर देखता है कि अब माहौल खुशगवार हो गया है और अब इसे सिर्फ उनसे मिलना है। अचानक से वही लड़का दोबारा बोल पड़ता है और कहता है कि वार्डनर्स के लड़के से कोई भी आंखें मिलाकर बात ना करे, क्योंकि वो लोग खतरनाक हैं। और वो कहता है कि लिहान उस खानदान से ताल्लुक रखता है जहाँ का सरबरा एक ड्रैगन है और उसने ये भी सुना है कि उनका ताल्लुक कदीम रूहों की नस्ल से है। लिहान इस रद्द अमल पर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि उसने अपने खानदान के बारे में भी कभी ऐसी अफवाहें नहीं सुनी थी। वो मैकिन यूनर को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या मैं खौफनाक लगता हूँ, जिस पर मैकिन मुस्कुराकर कहती है, नहीं, तुम तो मुअज़्ज़िज़ शख्स की तरह वकार दिखा रहे हो, जैसे एक नोबल हो। लिहान को उस वक्त अपने खानदान की शोहरत का कुछ इल्म नहीं था। गेनांडो उन्हें आवाज देता है और पूछता है कि क्या वो इम्पीरियल प्रिंस को अकेला छोड़ सकते हैं। वो उसकी तरफ बढ़ते हैं और लिहान यूनर से पूछता है कि क्या वो अब उसको अपनी बाकी की बात बता सकती है। यूनर उसे बताती है कि वो उसे बचगाना सलूक उसकी माँ की वजह से करने दे रही थी। वो लिहान को एक कहानी सुनाती है। जब वो बहुत छोटी थी तब वो एक इम्पीरियल दावत में भागती हुई यहाँ वहाँ दौड़ रही थी और उसके हाथ में एक जूस का गिलास था और वो अचानक फिसल कर गिर गई और जूस एम्प्रेस की ड्रेस पर गिर गया, जिससे ड्रेस खराब हो गया और वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। और वहाँ सब लोग ये सोच रहे थे कि एम्प्रेस उसे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन उस वक्त वो हैरान हो गई जब लेडी एम्प्रेस ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उससे मोहब्बत से पेश आई। अब यूनर उसे बताती है कि एम्प्रेस बहुत मालदार है और वो उसे उसके बेटे गेनांडो से शादी करने की वजह से एक अलाउंस देती है। लिहान ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि अगर ऐसा मामला है तो उसे गेनांडो से दोस्ती करनी चाहिए। इसके बाद वो अकेडमी का दौरा करते हैं, जो कि बहुत बड़ी है और ये वाकई एल स्पेल्ट अकेडमी है। यहाँ एक झील, जंगल और पहाड़ भी है। लिहान सोचता है कि जब हेडमास्टर ने कहा था सब कुछ खुद करना पड़ेगा तो वो मजाक नहीं कर रहा था। फिर उसे कुछ स्टूडेंट्स की बातें सुनाई देती हैं जो ब्लू ड्रैगन टावर की बात कर रहे होते हैं। वो यूनर को बुलाता है और पूछता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं, जिस पर यूनर भी परेशान नजर आती है और पूछती है कि क्या उनका हॉस्टल वही नहीं है। वो उससे पूछता है कि आखिर सब लोग दूसरी तरफ ही क्यों देख रहे हैं और वो भी दूसरी तरफ देखकर हैरान हो जाता है।
उनके सामने एक पुरानी बोसीदा सी इमारत है। गेनांडो फिर से गुस्से में आ जाता है और कहता है इससे कहीं बड़े तो उसके नौकरों के कमरे हैं, और लेकिन वो फिर भी इन्हें ऐसी जगह पर रहने की तवक्का करते हैं। लीहान अपने इर्द गिर्द का जायजा लेता है और सोचता है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए तंग जगह है। जैसे ही वो टावर में दाखिल होते हैं, गेनांडो मजीद मायूस हो जाता है। जैसे ही वो टावर में दाखिल होता है, हर तरफ अंधेरा छा जाता है और लीहान के इर्द गिर्द के तमाम लोग गायब हो जाते हैं। अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे वेलकम करती है और छोटा जादूगर कह के बुलाती है, जैसे कि एक जादुई एकेडमी से तवक्को की जा सकती थी। लीहान फौरन से समझ जाता है कि ये डोम जादुई टावर है और वो उस आवाज से पूछता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए, जिस पे आवाज उसे शाबाश देती है और कहती है कि वो जल्द ही एडजस्ट हो गया है। आवाज उसे बताती है कि वो सिर्फ अपने कमरे और आयरन ब्रेक रूम में जा सकता है, जो कि बस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मखसूस है। लीहान आवाज से पूछता है कि क्या मुस्तकबिल में उसे दूसरी जगहों पर जाने की इजाजत होगी, जिस पे वो तस्दीक करती है कि कुछ जगहों के बस नाम जानना ही उसके लिए काफी है, जबकि कुछ जगहों के लिए इजाफी मालूमात की जरूरत होती है। लेकिन अभी वो मजीद मालूमात हासिल नहीं कर सकता क्योंकि हेडमास्टर ने उस पर पाबंदी लगा रखी थी। वो आवाज से कहता है कि उसे उसके कमरे में ले जाए, जिस पर आवाज उसे वेलकम कहती है और उसे उसके कमरे में ले जाती है। कमरे में पहुंचकर लीहान को एक किताब मिलती है जिसमें एनरोगार्ड के बारे में मालूमात दर्ज हैं। वो किताब पढ़ता है और जानता है कि बुनियादी मजामीन के अलावा वो बाकी क्लासेस को आजादाना तौर पर मुंतखब कर सकता है। स्टूडेंट्स एक मंथ क्लासेस लेने के बाद अपनी पसंद की क्लासेस का इंतखाब कर सकते हैं। वो किताब में हेडमास्टर की एक इक्तबास पढ़ता है जिसमें हेडमास्टर का असली नेम ओसो गोनाडेल्टिस दर्ज हुआ है। वो किताब बंद कर देता है और सोचता है कि ये इतना भी सख्त नहीं है जितना वो समझ रहा था, और ये ग्रेजुएट स्कूल से भी कई ज्यादा आसान लग रहा है। कमरे में उसकी जरूरियात की तमाम चीजें तकरीबन मौजूद थी। इसे लम्हे बस लीहान ही अपने कमरे से मुतमईन नजर आता है, जबकि बाकी बच्चे चीख रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लीहान किताब पढ़ के फैसला करता है कि वो भी उन्हीं क्लासेस में शामिल होगा जिनमें बाकी स्टूडेंट्स दाखिला ले रहे हैं। वो आयरन ब्रेक रूम में आता है और उसे वहाँ यूनर मिल जाती है। वो उसे बताती है कि वो अल्केमी सीखना चाहती है क्योंकि वो हमेशा से इसमें इंटरेस्टेड थी। उसका ख्वाब है कि वो अपना वर्कशॉप बनाए और इंपीरियल खानदान को प्रोडक्ट्स फराहम करे। वो लीहान से कहती है कि वो इसके साथ काम करे और उससे थोड़ा सा वक्त मांगती है कि वो इस बारे में सोचे, क्योंकि अल्केमी आसान कारोबार नहीं है। कहा जाता है कि सल्तनत की अल्केमी इंडस्ट्री में सख्त मुकाबला है, जहां हरीफों के बारे में अफवाहें फैलाना और दुआ के अजरा पर काबू पाना आम बात है। मुख्तलिफ गिरोह मार्केट में अपना हिस्सा हासिल करने के लिए मुकाबला करते हैं। फिर यूनर इससे सवाल करती है कि वो कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड है, और लीहान सोचता है कि वो इजी सब्जेक्ट्स लेना चाहता है जिनमें वो आसानी से अच्छे ग्रेड्स ले सके। उसका मेन मकसद इंपीरियल ऑफिसर बनना है और आसान अल्फाज में उसे गवर्नमेंट का मुलाजिम बनना है। चाहे वो किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, जो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं वो हैं ग्रेड्स और क्वालिफिकेशन। वो यूनर की तरफ देख के एक सोचता है कि एक पुरजोश लड़की की तरह अगर वो ये सब उसे कहेगा तो वो मायूस हो जाएगी। फिर वो उसे बताता है कि वो अगले माह मुख्तलिफ चीजों को आजमाना चाहता है क्योंकि वो इतने अहम फैसले को जल्दी में नहीं करना चाहता। इसी दौरान गेनांडो रोते हुए इनके करीब आता है और कहता है उसे एक मसला है। वो बताता है कि उसके कमरे में एक चोर है क्योंकि उसका कमरा मुकम्मल तौर पे खाली है। यूनर और लीहान उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि एकेडमी के कमरे पहले ही खाली थे। अगले दिन वो अपनी क्लास बेसिक मैजिक कम्प्रीहेंशन में शामिल होते हैं, जो पहले साल के लिए लाजमी सब्जेक्ट हैं, और ये क्लासेस सब ड्रोम्स के लिए मुख्तलिफ वक्त पर होती हैं। वो शेड्यूल बुक बंद करता है और सोचता है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। यूनर उसे बताती है कि वो भूखे हैं और उनके बिस्तर इतने गैर आरामदाह हैं कि वो ठीक से सो नहीं पा रहे। लीहान को ऐसी मुश्किलात का सामना नहीं था और वो सोचता है कि क्या वाकई इनके लिए जिंदगी इतनी मुश्किल है। वो अपनी जिंदगी को मवाजना अपनी पिछली जिंदगी से करता है, जब उसने एक सीनियर से खाने के औकात पूछे थे क्योंकि खाने के लिए वक्त नहीं होता था। उस लड़के ने उसे एक प्रोटीन बार दिया और कहा कि ये उसका एक दिन का राशन है। जब वो उसे घूर रहा था तो वो अपना चेहरा छुपाते हुए बोला कि उसे भी यही कुछ खाना पड़ता है। फिर वो लीहान को कहता है कि डिग्री मुकम्मल करने के बाद एक अच्छा खाना उसका इंतजार कर रहा होगा, और फिर लीहान को हफ्तों तक रामीन और ट्रायंगल कॉम्बाट खाने पड़ते थे। इसी वक्त वो मुस्कुराते हुए सोचता कि उसकी ये जिंदगी पिछली जिंदगी से कई बेहतर है। कुछ देर बाद वो लोग लेक्चर हॉल की तरफ जाते हैं और ये सोच के खुश हो रहे होते हैं कि ये पहली मंजिल पर है
लेकिन जैसे ही दो स्टूडेंट्स लेक्चर हॉल का दरवाजा खोलते हैं, वो अंदर का मंजर देख के खौफजदा हो जाते हैं। उनमें से एक लड़की डर के मारे पीछे गिर जाती है और वो घबरा कर सोचते हैं कि क्या ये उनकी असल क्लासरूम है। वो इस बात से हैरान हो जाते हैं कि अंदर एक ट्रोल क्यों है। ट्रोल्स इंतहाई वहशी और खतरनाक होते हैं। यहाँ तक अशराफिया और शहजादों में भी इनकी दहशत मशहूर है। लेकिन क्लासरूम में एक साफ सुथरा कपड़ा पहने ट्रोल को देख के स्टूडेंट्स बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। स्टूडेंट्स की परेशानी को देखकर ट्रोल इनको यकीन दिलाते हैं कि वो सही कमरे में आए हैं और उनको जल्दी से बैठने को कहते हैं। जब तमाम स्टूडेंट्स अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तो ट्रोल अपना तारुफ करवाते हैं कि उनका नाम गार्शिया किम है और वो आधी ट्रोल है। वो ये भी समझ जाती है कि स्टूडेंट्स उसे देखकर डर गए हैं। वो उन्हें समझाती है कि उनको उससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोगों को नहीं खाती। फिर एक मुस्कुराहट के साथ अपनी जुबान होंठों पर फिराते हुए मजाक में कहती है कि जब तक उसे बहुत ज्यादा भूख न लगे। लीहान और गैनेंडो ये सोचकर ही खौफजदा हो जाते हैं कि अगर वो भूखी होगी तो वो उन्हें खा जाएगी। गार्शिया उनके चेहरों को देखकर कहती है कि ये सिर्फ मजाक था और वो उससे पहले ही अफसोस कर रही है। फिर वो अपना पहला लेक्चर शुरू करती है और अंदाजा लगाती है कि इससे पहले ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कभी जादू का इस्तेमाल नहीं किया होगा क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक है और ज्यादातर बड़ों को ही इसकी इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। गार्शिया स्टूडेंट्स की तरफ देखकर कहती है कि वो सब जादू की बीज हैं जिन्हें स्टील का टाइटल दिया गया है और आज की क्लास का मकसद उन्हें ये सिखाना है कि जादू क्या है और कौन से जादू की किस्म उनके लिए मौजू है। वो उन्हें बताती है कि एक जादूगर का रास्ता बहुत सख्त और मेहनत तलब होता है और वो चाहती है कि वो इनके लिए एक कंपास बने। स्टूडेंट्स को वो बहुत पसंद आती है क्योंकि उसका रवैया हेडमास्टर से मुख्तलिफ है और वो इससे मुतमईन थे। गार्शिया उनसे कहती है कि वो बुनियादी बातों से स्टार्ट करेगी और वो उनको बताएगी कि जादू असल में है क्या। एडिनाट अपना हाथ खड़ा करती है और बताती है कि जादूगर का काम अपने इरादों से दुनिया को बदलना है। गार्शिया को उसका जवाब पसंद आता है लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ इजाफा करके बताती है कि मैजिक एनर्जी यानी माना को इस्तेमाल करते हुए दुनिया को बदलना है। वो उनको बताती है कि जो लोग इस एकेडमी में दाखिल हुए हैं वो इतने हुनरमंद हैं कि वो इस मैजिक एनर्जी को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इनको जादू का इस्तेमाल करने के लिए इससे आगे बढ़ना होगा और उन्हें अपने इरादों से मैजिक एनर्जी को बुलाना होगा और उसे नरमी से आपस में मिलाना होगा, तब ही जादू फैल सकेगा। वो बताती है आमतौर पर ये माना जाता है कि जादू को करने के लिए मंत्र पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें सबसे अहम चीज उनका अपना इरादा है। वो स्टूडेंट्स को मशवरा देती हैं कि वो इन इंस्ट्रक्शंस को ना भूलें और फिर समझाती है कि उसने काफी वक्त ले लिया है। फिर वो सबको खड़ा होने के लिए कहती है ताकि सब इस चीज को खुद आजमा सके और अच्छे तरीके से समझ सकें। वो इन सब से कहती हैं कि वो सब अपनी छड़ी निकाले और मैजिक एनर्जी को इकट्ठा करें और लीहान अपनी छड़ी निकालता हुआ सोचता है कि आखिरकार वो जादू का इस्तेमाल कर रहा है। गार्शिया अपनी छड़ी घुमाते हुए कहती है इस मैजिक एनर्जी को बरकरार रखते हुए सारे स्टूडेंट्स अपने जहन में रोशनी की एक तस्वीर बनाएं। यूनर उसकी हिदायत पर अमल करती है और सोचती है कि मैजिक एनर्जी को काबू में रखना काफी मुश्किल है। उसे ऐसे लगता है कि जैसे वो एक जंगली घोड़े की लगाम खींच रही हो और अगर एक सेकंड के लिए भी उसका ध्यान भटकता तो मैजिक एनर्जी बिखर जाएगी। गार्शिया मुस्कुराते हुए कहती है जब वो सब मैजिक एनर्जी को बिखरने से रोकने पर तवज्जो देंगे वो अपनी जादुई मंत्र पढ़ेगी। वो अपनी छड़ी से एक पीली चमकदार रोशनी पैदा करती है और स्टूडेंट्स को बताती है कि उनके मंत्र कुछ भी हो सकते हैं जो उनके माइंड में आए, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि वो छोटे हों ताकि उनके लिए फोकस रखना आसान रहे। लीहान अपने माइंड्स में स्टेप बनाता है कि जिसमें सबसे पहला स्टेप मैजिक एनर्जी इकट्ठी करना है, दूसरा स्टेप उस एनर्जी को अपने इरादे से तब्दील करना और आखिरी स्टेप मंत्र पढ़ना है। इसके बाद गार्शिया सब स्टूडेंट्स पे अपनी रोशनी फेंकती है और उन्हें इस पर बिना घबराए काबू पाने की कोशिश करनी होती है। कुछ स्टूडेंट्स इसे काबू नहीं कर पाते और इनकी छड़ियां उनके हाथों से गिर जाती है। गैनेंडो भी परेशान होता है क्योंकि उसकी छड़ी खुद ब खुद हरकत कर रही होती है। ग्रेशिया देख लेती है कि वो अपने जादू काबू में नहीं रख पा रहा। वो अपनी छड़ी घुमाती है और अपने जादू से उसे महफूज करती है। जब वो परेशानी की हालत में खड़ा होता है, ग्रेशिया उसे समझाती है कि अगर वो इस पर काबू नहीं पाएगा तो उनका जादू बेकाबू हो सकता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। फिर वो उनको सुकून से प्रैक्टिस करने का कहती है क्योंकि कुछ बुरा होने से रोकना प्रोफेसर का काम है। वो गैनेंडो की हौसला अफजाई करती है, कहती है कि अगर उसके पास अभी भी मैजिकल एनर्जी है तो वो दोबारा कोशिश करे। वो दोबारा कोशिश करता है लेकिन अभी भी कामयाब नहीं होता और फिर वो मायूसी से अपना सर झुका लेता है। क्लास के आखिर में 3 में से एक स्टूडेंट ने हिम्मत हार दी
जबकि 2 बाकी रह जाते हैं। गार्शिया सोचती है कि ल्यूमिनेट सबसे आसान मंत्र हो सकता है, लेकिन इसे सीखने के लिए 1 मंथ से ज्यादा की प्रैक्टिस लग जाती है। लेकिन वो ये स्टूडेंट्स को नहीं बताती क्योंकि इन्हें ये चीज खुद सीखनी पड़ेगी। इसके बाद तीसरी कोशिश का नतीजा 50-50 था, लेकिन चौथी कोशिश में ज्यादातर स्टूडेंट्स ने हिम्मत हार दी थी, जिनमें बस 3 स्टूडेंट्स बाकी रह जाते हैं। प्रैक्टिस जारी रहती है और 5वीं कोशिश में बस 1 स्टूडेंट रह जाता है और 6ठी कोशिश में भी सिर्फ 1 स्टूडेंट बाकी रह जाता है। इसके बाद ली हान उठता है और गार्शिया से पूछता है कि क्या उसके लिए जरूरी है कि वो प्रैक्टिस करता रहे, क्योंकि वो सिर्फ अकेले ही बचा है। गार्शिया उसे देखती है और सोचती है कि अभी तो 7वीं कोशिश है और यहाँ तक के फ्रेश जादूगरों के पास बहुत ज्यादा मैजिक एनर्जी होती है और इन्हें अपनी 5वीं कोशिश पर ही अपनी हद तक पहुँच जाना चाहिए था। वो मैजिक एनर्जी के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात शेयर करने लगती है और फिर वो बताती है कि ये सुना जाता है कि मशरिक में एक कबीला है, उसे की कहा जाता है और कुछ जिद्दी पादरी उसे डिवाइन एनर्जी भी कहते हैं और ये एनर्जी जो मुख्तलिफ नामों से जानी जाती है मैजिशियंस स्ट्रेंथ है। और जब भी इस एनर्जी को इस्तेमाल करना होता है वो हर बार एक नया मंत्र पढ़ते थे और ये बात नॉर्मल थी कि मैजिशियंस अक्सर मैजिक एनर्जी की कमी का सामना करते थे। गार्शिया उसका नाम पूछती है और जब हान अपना नाम बताता है तो वो हैरान रह जाती है। ये देखकर उसे ताज्जुब होता है कि 7 बार कोशिश करने के बावजूद ली हान बिल्कुल ठीक ठाक था। सबसे ज्यादा हैरानगी उसे इस बात पर होती है कि वो अपना असल नाम इस्तेमाल करता है, ना कि खानदान का नाम, और ऐसा करने से उसके प्रोफेसर को वो पसंद आ जाता है। स्कूल में बराबरी का निजाम राइज था। गार्शिया मुस्कुराकर उसे 1 सेकंड के लिए आगे आने का कहती है। गार्शिया फिर ली हान से अपना हाथ उसके हाथ में रखने को कहती है। फिर जैसे ही वो उसके हाथ को छूता है वो खुद को माना के समंदर में पाता है। जैसे ही वो अपने हवासों में वापिस आती है, ली हान उसे पुकारता है और उससे पूछता है कि क्या उसके साथ कोई मसला है। गार्शिया अपने आप को संभाल कर मुस्कुराती है और उसे कहती है कि कोई मसला नहीं है और उसे क्लास जारी रखने का कहती है। और इस दौरान गेनांडो यूनर से ली हान को बचाने का कहता है और कहता है वरना प्रोफेसर इस पर हमला कर देगी। गार्शिया उसे कहती है कि वो क्लास के बाद उससे मिलने आए। फिर वो स्टूडेंट से बात करती है और उन्हें बताती है कि मैजिक एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। इस बात पर इन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करेंगे उनकी मैजिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और हर दफा इस्तेमाल भी कम होगी। फिर वो उनसे अपने पास्ट के तजुर्बात शेयर करती है और बताती है कि बहुत ज्यादा ब्रेव स्टूडेंट्स भी अपने मैजिक एनर्जी पर काबू नहीं पा रहे होते और जख्मी हो जाते हैं। इसी वजह से उन्हें ख्याल रखना चाहिए। फिर वो गेनांडो को मुखातिब करते हुए कहती है कि वो स्टूडेंट्स को नहीं खाती, जिसपे वो उससे माफी मांगता है कि उसने जो कुछ भी यूनर से कहा था वो गार्शिया ने सुन लिया था। फिर वो उसे माफ कर देती है और क्लास यहीं खत्म हो जाती है और वो स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद ली हान गार्शिया के ऑफिस जाता है और उसे उस तरह अलग से बुलाने की वजह पूछता है। गार्शिया उसे बताती है कि उसने हेडमास्टर से उसके बारे में पहले ही सुन लिया था और ली हान इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है कि साइको लिच ने उसे नोट कर लिया था। गार्शिया ली हान के चेहरे के तासुरात देखकर कहती है उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। भले हेडमास्टर थोड़ा अजीब नजर आता है लेकिन वो एक अच्छा इंसान है और स्टूडेंट्स को इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन हेडमास्टर लोगों के बारे में बहुत तेज नजर रखता है। हर साल वो तमाम टीचर्स को नए स्टूडेंट्स के बारे में आगाह करता है। कल हेडमास्टर ने तमाम टीचर्स को उस बीस्ट मैन के बारे में बताया था क्योंकि वो इतना ताकतवर है कि वो एक डोम को कई बार जला सकता है। उसके अलावा एक लड़की के बारे में भी बताया था जो कि हाफ डीमन है और उन्हें उसके करीब होली मैजिक इस्तेमाल करने से एहतियात बरतने को कहा। और ली हान के बारे में ये कहा था कि वो एक बहुत बड़ा बेवकूफ बनने की सलाहियत रखता है। गार्शिया उनकी इस बात पर हैरान होती है और मशरिक में कही गई एक बात याद करती है कि बड़ा बेवकूफ भी एक बड़ा जीनियस बन सकता है। गार्शिया अब ली हान को देखकर सोचती है कि शायद हेडमास्टर ये कहना चाहता है कि हान में बहुत अजीम तरीके से कामयाब होने की सलाहियत है। उसका मुशाहिदा करने के बाद गार्शिया की अब ली हान से उम्मीदें बढ़ गई हैं। ली हान के पुकारने पर वो अपने ख्यालात से बाहर आती है और सोचती है कि वो सब उसे नहीं बता सकती। फिर वो उसे अपने पास बुलाने की वजह बताती है और कहती है कि उसके पास बहुत ज्यादा मैजिक एनर्जी है। ली हान ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन वो इस बात पर हैरान होता है कि क्या ये वजह खास है जिस पे उसने उसको यहाँ बुलाया। गार्शिया फिर उससे बताती है कि उसके पास बस थोड़ी सी ही मैजिक एनर्जी नहीं है बल्कि इतनी ज्यादा है कि जिसकी हद का वो खुद भी नहीं सोच सकता। वो उसे बताती है कि मैजिक एनर्जी जादूगर की सलाहियतों का तयन करने वाला सबसे अहम फैक्टर है। अगर किसी के पास कम एनर्जी हो तो उसे जादू इस्तेमाल करने के लिए मुश्किल तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी हो उसका मतलब है कि वो उन तमाम मुश्किल कामों से आजाद है और उन पर कोई पाबंदी नहीं है।
आसान अल्फाज में लीहान में बहुत बड़ी सलाहियत है। लीहान ये सब सुनकर खुश हो जाता है और सोचता है कि अगर प्रोफेसर जो सब कह रही है वो सच है तो फिर उसके लिए आगे का रास्ता तो बहुत आसान है। लेकिन वो उस वक्त चूक जाता है जब गार्शिया कहती है कि उसके लिए अफसोस की बात है। वो उससे पूछता है कि इसका क्या मतलब है, क्या ज्यादा एनर्जी होना बुरी बात है? गार्शिया कहती है कि ये सच हो सकता है, लेकिन उसके पास इतनी ही ज्यादा एनर्जी है तो उसको कंट्रोल करना भी उतना ही मुश्किल होगा। फिर वो पानी का गिलास उठाती है और उसमें मौजूद पानी का एनर्जी से मवाजना करती है और कहती है कि इतनी थोड़ी सी एनर्जी को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन लीहान के पास समंदर जितनी एनर्जी है और इतनी एनर्जी को कंट्रोल करना मुश्किल है। ये बात हान को हैरान और परेशान कर देती है और वो सोचता है कि क्या माना को कंट्रोल करना, जो एक जादूगर के लिए सबसे अहम चीज है, इसके लिए ये सब करना इतना मुश्किल होगा। इस बात पर लीहान घबराते हुए जमीन पर बैठा और अपने दोनों हाथों से उसने अपना सर पकड़ लिया। ये देखकर गार्शिया उसे अपना ब्रेसलेट देती है और उसे हर वक्त पहनने को कहती है। गार्शिया उसे बताती है कि ये ब्रेसलेट तुम्हारी मैजिक एनर्जी जज़ब करेगा और इससे तुम्हें मदद मिलेगी। लीहान ने परेशानी में उससे पूछा, इससे कोई मसला तो नहीं होगा? वो मुस्कुराकर उसे जवाब देती है कि जब तक उसके पास ये है उसे कोई मसला नहीं होगा, जिस पर वो उसका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन वो फिर इस बात पर हैरान हो जाता है जब वो कहती है कि इतनी छोटी सी बात पर उसे बुलाने की जरूरत नहीं थी। वो उसे बताती है कि ये ब्रेसलेट उसकी मदद करेगा। जब वो बहुत ज्यादा स्पेल्स इस्तेमाल करेगा तो उसे मैजिक एनर्जी में कमी महसूस नहीं होगी और तुम अब खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अब मैजिक एनर्जी के कम होने से तुम्हें कोई हादसा नहीं होगा। लीहान अब बाहर आ जाता है और उसका दिल मजीद बोझल हो जाता है और वो सोचता है कि अब उसे मजीद अपने ग्रेड्स पर ध्यान देना होगा। वो यूनर और गेनांडू के पास आकर उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग मजीद क्लासेस लेने के बारे में सोच रहे हो, जिस पर यूनर जवाब देती है कि वो अल्केमी की क्लास लेगी। वो उन दोनों के साथ चलने का पूछता है, जिस पर गेनांडू लीहान की बात सुनकर हैरान हो जाता है। गेनांडू कहता है कि अल्केमी तो नौकरों के लिए बनी है। यूनर गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद कर लेती है और लीहान को साइड पर आने का कहती है। जैसे ही वो साइड पर होता है वो गेनांडू को जोर से मुक्का मारती है और कहती है, अब से तुम मुझसे कोई दवा ना मांगना, वरना तुम हॉस्पिटल में पड़े मिलोगे। लीहान, जिसे लड़ाई के बारे में इल्म था क्योंकि उसने अलरार लोंग से तलवारबाजी की तरबियत ली थी, वो बखूबी जानता था कि वो बिल्कुल परफेक्ट था। वो यूनर को थम्स अप का इशारा दिखाता है, जबकि गेनांडू बुरी तरह से जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वो लोग अपनी अल्केमी की क्लास के लिए रवाना हो जाते हैं। हान संजीदगी से यूनर से पूछता है, क्या गेनांडू को इतनी बुरी तरह से मारना ठीक था? वो जवाब देती है, अगर वो कल माफी मांग ले तो कोई मसला नहीं होगा। हान यूनर के तासुरात देखकर सोचता है कि शायद इसने ऐसा पहले भी किया है। जैसे ही वो क्लास में दाखिल होते हैं वो देखते हैं कि वहाँ बाकी डॉर्म्स के स्टूडेंट भी नजर आए हैं और खास तौर पर ब्लैक टर्टल टावर के ज्यादा स्टूडेंट्स नजर आते हैं। लीहान ने उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो ना दी, लेकिन उनकी नजरें उन्हें तंग कर रही थी। फिर वो सोचने लगा कि जब भी कोई नोबल शख्स आम लोगों के सामने आता है तो आम तौर पर दो राय पाई जाती हैं, या तो वो उनसे डरते हैं क्योंकि वो उनसे किसी भी किस्म के ताल्लुकात कायम नहीं करना चाहते, या फिर वो उनसे दुश्मनी रखते हैं। एक लड़की अपने साथी के कान में सरगोशी करते हुए उसे वार्डनस को घूरने से मना करती है, लेकिन वो लड़का बाज नहीं आता और जवाब देता है कि उसमें कुछ बुरा नहीं है क्योंकि वार्डनस फैमिली भी स्कूल के अंदर कुछ नहीं कर सकती। लीहान चलते हुए सोचता है कि अगर वो ज्यादा दोस्ताना बनने की कोशिश करेगा तो शायद ये उल्टा ना पड़ जाए। थोड़ी ही देर बाद एक बूढ़ा आदमी स्टूडेंट्स के पीछे आ जाता है और लीहान सोचता है कि शायद वो यहाँ का न्यू प्रोफेसर है। लिच हेड मास्टर और हाफ ट्रोल प्रोफेसर के साथ ये अजीब नहीं होगा कि अगर यहाँ कोई और अजीब प्रोफेसर भी हो, लेकिन वो इस बात पर हैरान होते हैं कि उनका नया प्रोफेसर एक बोना है। उसके बाद वो अपना तारुफ करवाता है और बताता है कि उसका नाम यूरी गुल्म ग्यूमडर है और वो स्टूडेंट्स को कहता है कि वो उसे प्रोफेसर यूरी गुल्म कहकर बुलाएं। उसके बाद वो एक बड़ी इमारत की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उनके पास वहाँ एक खूबसूरत बिल्डिंग है, तो फिर वो एक खुले मैदान में क्यों जमा हुए हैं जहाँ कोई मेज तक नहीं। एडिनाट हाथ उठाकर कहती है कि यहाँ वो कुदरती माना को महसूस करने के लिए जमा हुए हैं और ये समझने के लिए कि कुदरत में कौन कौन सी ताकतें मौजूद हैं जो कि अल्केमिस्ट के लिए जरूरी हैं। मगर वो इस बात पर हैरान हो जाते हैं जब प्रोफेसर कहता है कि उनके यहाँ जमा होने की ये वजह नहीं। यूनर हान से पूछती है कि वो इस बारे में क्या कहता है। हान जवाब देता है कि वो इस बारे में ज्यादा नहीं जानता क्योंकि ये मटेरियल इकट्ठा करने के लिए बेहतरीन जगह है। प्रोफेसर फौरन उसकी तरफ रुख करता है और कहता है कि तुमने दुरुस्त कहा। वो लीहान की तारीफ करता है कि वो होशियार आयरन हेड है, जिस पर एडिनाट उससे जलने लग जाती है।
वो सोचता है कि इसका अंदाजा दुरुस्त था और उम्मीद करता है कि एडिनाट उस वजह से उससे दुश्मनी न पाल ले। प्रोफेसर यूरी गल्म उन्हें तवज्जो देने का कहता है और उन्हें बताता है कि यहाँ वो अल्केमी की सबसे अहम जरूरत सीखने के लिए आए हैं। वो यकीन दहानी करवाता है कि स्टूडेंट्स ने सोचा होगा कि अल्केमी के लिए सबसे अहम चीज गैर मामूली जहानत और दुरुस्त जादू है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अल्केमिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज मटेरियल कलेक्शन है। एडिनाट दोबारा से हाथ उठाती है और कहती है कि वो खुद भी मवाद को आसानी से उगा सकती है या किसी से रिक्वेस्ट कर सकती है। वो इस बात पे हैरान है कि सबसे इम्पोर्टेंट स्किल मटेरियल इकट्ठा करना है, जो उससे सुनने में बहुत अजीब लगता है। इससे पीछे वाले स्टूडेंट्स भी इसी से इत्तेफाक करते हैं और सोचते हैं कि उन्हें मवाद क्यों हासिल करना चाहिए। प्रोफेसर यूरी गल्म गुस्से में आ जाता है और उन्हें आयरन हेड्स कहकर उन पर चीखता है और कहता है कि वो हकीकी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो दावा करता है कि वो अपने तौर पर 10% मवाद भी नहीं उगा सकते और जो मवाद वो खरीदते हैं वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। वो ये भी बताता है कि वो एडवेंचर्स के साथ इसलिए सफर करते हैं क्योंकि वो हर्ब्स निकालने में बहुत बुरे हैं और जब वो हर्ब्स निकालते हैं तो वो कीमती हर्ब्स 50% खराब कर देते हैं। और प्रोफेसर मजीद कहता है कि अल्केमिस्ट को अपने मवाद को हासिल करने का तरीका आना चाहिए और अगर वो अपने मटेरियल्स हासिल नहीं कर सकते तो वो ग्रेट अल्केमिस्ट नहीं बन सकते। वो उन्हें काफी वजाहत देता है और कहता है कि अब वो हकीकत में प्रैक्टिस करेंगे। सब स्टूडेंट्स के सामने एक पिक्चर नजर आती है जिसमें एक अजीब सा मटेरियल होता है। प्रोफेसर उन्हें वो चीज ढूंढ कर लाने को कहता है। कहा जाता है कि एनरोगार्ड अपनी तमाम तर इज्जत और वकार के बावजूद बहुत सारी अफवाहों का शिकार था और उनमें से एक अफवाह ये भी थी कि उसके लोगों की मौत जादू सीखते वक्त हो जाती थी। उन्हें एक करप्टेड ग्रास ढूंढने का काम सौंपा गया था जो कि एंटीडोट्स बनाने में इस्तेमाल होती है। लीहान यूनर से पूछता है कि क्या उसने पहले कभी इस पर काम किया है। वो जवाब देती है कि इसने एकेडमी में दाखिला लेने से पहले इस पर काम किया था। लीहान परेशान लगता है और सोचता है कि जादू खतरनाक है और उसे हादसात हो सकते हैं। वो हैरान होता है कि प्रोफेसर उन्हें ऐसे मकाम पर क्यों भेज रहे हैं। वो समझता है कि ये सिर्फ उन दोनों के लिए खतरनाक होगा और वो अपने ग्रुप में एक और शख्स को शामिल करने का सोचता है। लीहान एडिनाट के बारे में सोचता है और यूनर से पूछता है कि क्या उन्हें इंपीरियल हाइनेस से पूछना चाहिए, लेकिन यूनर कहती है कि वो एक स्ट्रिक्ट प्रिंसेस है और वो बहुत मुश्किल से मानेगी। लीहान जवाब देता है कि उससे इस बात की परवाह नहीं है जब वो सिर्फ हर्ब्स की तलाश कर रहे हैं, मगर ऐसा लगता है कि वो पहले ही अपनी टीम बना चुकी है। लीहान गमगीन हो जाता है क्योंकि वो उसे अवॉइड करके ब्लैक टर्टल टावर के लोगों के साथ अपना ग्रुप बना लेते हैं। यूनर जवाब देती है कि ये इसलिए है कि इंपीरियल हाइनेस उसके एकेडमी में एडमिशन लेने से भी पहले फेमस थी। वो अपनी गैर मामूली जहानत और टैलेंट की वजह से सल्तनत के दूसरे अफराद से भी फेमस है और वो एक स्टार है जिसे लोग पसंद करते हैं। उसके स्टेटस के अलावा भी लोग उसे फॉलो करते हैं। लीहान उससे पूछता है कि क्या गैनांडो ने ग्रुप बना लिया है। वो जवाब देती है कि वो तो अकेला है और खामोशी से अपने रूम में रेस्ट कर रहा है। लीहान अपने इर्द गिर्द का जायजा लेता है और कहता है कि जो लोग पहले ही टीम्स बना चुके हैं वो जा चुके हैं और अब सिर्फ ब्लैक टर्टल टावर के स्टूडेंट्स बाकी हैं। हान को परवाह नहीं थी कि वो उसे पसंद करते हैं या नहीं, मगर वो इस बात को तस्लीम करता है कि सिर्फ उसका और यूनर का वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। वो यकीन रखता है कि उन्हें किसी न किसी शख्स की जरूरत है जो उनकी कमजोरियों को पूरा कर सके। लीहान इधर उधर देखता है, फिर उसे दूसरी तरफ एक लड़की नजर आती है और वो पक्का हो जाता है कि उसके साथ ही ग्रुप बनाएगा। वो ब्लैक टर्टल टावर की नीलिया के तौर पर जानी जाती है। वो एक डार्क एल्फ है और शैडो पेट्रोल का हिस्सा है जो कि सल्तनत के शुमाली हिस्से में एक पेट्रोल फोर्स है। ये कहा जाता है कि शैडो पेट्रोल हंटर्स और स्काउट्स का एक ग्रोह है जो शुमाली पहाड़ी हिस्से में एक्टिव रहता है और वो उस पहाड़ी को अपनी हथेली की तरह जानते हैं। वो तस्वीर को देखकर कहती है कि ये टास्क बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बेशक वो करप्टेड ग्रास के बारे में पहली बार सुन रही थी, लेकिन उसे यकीन होता है कि उसके लिए ये ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ये जंगल उसके लिए एक प्लेग्राउंड की तरह है। वो बहुत सारे स्किल्ड फ्रेशमैन को देखकर हैरान थी, लेकिन अब वो सोचती है कि शायद यही मौका है जब वो खुद को साबित कर सकती है। इस दौरान लीहान और नीलिया यूनर के करीब पहुंचते हैं और खुद को मैकिन और वार्डनस के खानदान के नाम से मुतारिफ करवाते हैं। वो उनसे पूछती है कि वो उससे क्या चाहते हैं। यूनर उसे कहती है कि वो उनके साथ पहाड़ों को अबूर करे। वो उन पर शक करती है और उनसे पूछती है कि उनका असल मंसूबा क्या है, जिसे सुनकर यूनर को गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपनी मुट्ठियां बंद कर लेती है और सोचती है कि तमाम नोबल्स एक जैसे होते हैं।
वो लोगों को गुलाम कहते हैं और चाहे उन्हें बेहतरीन मेहमान नवाजी दी जाए लेकिन फिर भी वो शिकायत करते हैं और उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। ली हान आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि अकेले जाना खतरनाक है और वो उससे पूछता है कि अगर कोई मॉन्स्टर निकल आया तो वो क्या करेगी। वो बदतमीजी से जवाब देती है कि उसे उनकी मदद नहीं चाहिए। उस बात पर हैरान हो जाते हैं और जब ली हान कहता है कि वो ये तो नहीं सोच रही कि वो उसे बेट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, वो ये बात सुनकर शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि वो बस खुद से जाना चाहती है। लेकिन ली हान जिद करता है और कहता है कि जंगल में अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। वो उसे जंगल में ट्रोल्स के बारे में खबरदार करते हैं और कहते हैं कि वो ये नहीं जानते कि जंगल में क्या कुछ है और उन्हें मटेरियल भी इकट्ठा करके लाने हैं। वो उसे डरा देते हैं और कहते हैं कि वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि ये समझे कि वो अकेले सब कुछ कर सकती है। उनका प्लान काम कर जाता है जब वो मुंह मोड़कर उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। वार्डनस मुस्कुराता है और कहता है कि उसे पहले ही पता था कि वो स्मार्ट है, जबकि यूनर उसकी इस चालाकी पर हैरान हो जाती है और सोचती है कि वार्डनस के खानदान में आखिर क्या सिखाया जाता है। इसके बाद वो अपनी तलाश शुरू कर देते हैं और नीला दरख्त से दरख्त जंप लगाकर उन्हें रास्ता बता रही होती है। यूनर को उसकी हंटिंग स्किल्स पसंद आती है और वो ली हान से पूछती है कि तुमने ये कैसे नोटिस किया। ली हान उसे बताता है कि उसकी टांग और काफ के मसल्स बहुत अच्छी तरह बने थे और उसके हाथों पर छाले थे, जिसका मतलब ये है कि वो अक्सर कमान इस्तेमाल करती है और ये एक तजुर्बेकार हंटर की निशानी है। नीला उसके कमेंट सुन लेती है और हैरान होती है कि वो कैसे सिर्फ चंद बातों की वजह से उसके बारे में जान सकता है। वो ली हान को घूरती है और सोचती है कि उसका एक अजीब सा अंदाज है और ये कोई आम बात नहीं है कि वो किसी शख्स के बारे में सीधे ही सब कुछ समझ जाए। लेकिन ली हान बात बदलता है और कहता है कि ये तो सिर्फ मजाक था और उसने नीला को इसलिए चुना क्योंकि उसकी कमर पर शैडो पेट्रोल का निशान था। वो नीला से पूछता है कि क्या वो उसे सुन रही है और वो इनकार कर देती है और कहती है नहीं, वो उसे नहीं सुन रही। यूनर उसे कहती है कि वो उसके साथ अपनी रफ्तार करे और उनके साथ चले। नीला उनके साथ चलने से इनकार कर देती है, लेकिन ली हान जाहिर करता है कि वहाँ सिर्फ यूनर ही हर्ब्स की पहचान कर सकती है और अगर वो गिर जाती है तो फिर उन दोनों को ये सब करना पड़ेगा। नीला उससे पूछती है कि उस काम में उसका क्या किरदार है, क्योंकि वो गाइड है और यूनर हर्ब्स ढूंढ सकती है, लेकिन ली तो कुछ नहीं कर सकता। ली हान सोचता है कि अगर वो ये बोलेगा कि वो मुफ्त की सवारी कर रहा है तो वो नाराज हो जाएगी, तो वो बोलता है कि उसका काम दोनों की हिफाजत करना है। फिर वो उसे देखती है और तबसरा करती है कि वो काफी अच्छा बना हुआ है, जिसका मतलब है कि वो शायद किसी नाइट्स के खानदान से है, और पूछती है कि वो ब्लू टावर में क्यों है। ली हान उसे जवाब देता है कि वो नाइट्स के खानदान से नहीं बल्कि वार्डनस के खानदान से है, और ये बात सुनकर नीला हैरान हो जाती है कि वो वार्डनस के खानदान से है। ली हान उसके चेहरे के तासुरात देखकर और भी ज्यादा चौंक जाता है और नीलिया उसे डरी हुई नजर आती है। हान यूनर से पूछता है कि क्या उसके घर में कोई मसला है। यूनर उसे जवाब देती है कि ज्यादातर नोबल खानदानों के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं, लेकिन वार्डनस खानदान का मामला कुछ ज्यादा ही संगीन है। वो वार्डनस घराने के बारे में अफवाह बताती है कि उनका सरबराह एक ड्रैगन है। इस दिलखराश वाक़े के दौरान उसने मरे हुए लोगों को जलाने के लिए अपनी सांस का इस्तेमाल किया। एक पुरानी रूह ने वार्डनस घराने के साथ मुआहिदा तय किया, इसी की वजह से उन्हें शानदार जादुई सलाहतें हासिल हुईं, लेकिन इसके बदले में उन्होंने अपने जज्बात खो दिए, और यही वजह है कि वार्डनस किसी पर रहम नहीं करते। मजीद ये भी मशहूर है कि वार्डनस के जादूगर जब हंगामे रोकने आते हैं तो पूरे शहर को गायब कर देते हैं। हान ये सब खौफनाक अफवाहें सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या ये अफवाहें इस बात का तासुर देती हैं कि अगर कुछ हो जाए तो वो सब मॉन्स्टर बनकर सब कुछ तबाह कर देते हैं। वो यूनर से पूछता है क्या जादूगरों को वाकई बड़े वाकयात पर आना पड़ता है। यूनर उसकी बात समझ जाती है और उसे इस बारे में ज्यादा सोचने से मना करती है। नीलिया ली हान को देखती है और सोचती है कि इसे बाकी सब तो मालूम नहीं, लेकिन ये जज्बात खो देने वाली बात यकीनी तौर पर झूठी लगती है। इसके बाद वो अपना सफर जारी रखते हैं और नीलिया दरख्तों से छलांगे लगाती हुई उन्हें रास्ता बताती है। अचानक से उसे कुछ दिखाई देता है और वो छलांग लगाकर जमीन पर आ जाती है और उन्हें रुकने का कहती है। नीलिया उन्हें किसी जानवर के बड़े कदमों के निशान दिखाती है जो अभी अभी वहाँ से गुजरा था। क्योंकि वो निशान बहुत हल्के हैं, नीलिया सोचती है कि वो चीज अपने निशान छुपाने के लिए अपनी ताकत को काबू में रखे हुई है। नीलिया इस चीज को देखने में दिलचस्पी रखती है, लेकिन यूनर को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, और ये देखकर वो उदास हो जाती है और ये सोचती है कि गांव वालों के अलावा कोई ऐसी चीजों को नहीं देखता। लेकिन उसे हैरत होती है जब ली हान उसमें दिलचस्पी जाहिर करता है और उससे पूछता है कि क्या वो इन निशानात से कुछ और मालूम कर सकती है।
निलिया इससे हैरत से पूछती है कि क्या तुम्हें ये चीज इंटरेस्टिंग लग रही है। लिहान उसे जवाब देता है कि वो एक अजीम खानदान से है और उसके लिए सब वाकई हैरानकुन है। फिर वो संजीदा होकर कहती है कि इन निशानात के बारे में पता चलने तक उन्हें मोहतात रहना चाहिए और ये कि इस जानवर के न सिर्फ पंजे बड़े हैं बल्कि ये बताना भी मुश्किल है कि वो किस किस्म की मखलूक है। और उसने सुना है कि जादुई एकेडमी के पास हर तरह के मॉन्स्टर घूमते हैं और यूनर भी इसकी इस बात से इत्तफाक करती है कि उसने भी ऐसी अफवाहें सुनी हैं। कहा जाता है कि एनरोगार्ड एक ऐसा इलाका है जहां बहुत ज्यादा जादुई एनर्जी है और ये जमीन को मुतासिर करती है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत से मॉन्स्टर्स नजर आते हैं। उनमें से कुछ वो मखलूक हैं जो एक्सपेरिमेंट से पैदा होती हैं और कुछ वो जो फेंके गए पोशंस की वजह से पैदा होती हैं, जैसे कि अजीब सी भेड़ंगी शक्ल के स्लाइम्स। लिहान ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये तो साफ जाहिर है कि यहाँ हिफाजती इक़दामात की कमी है। इसी वक्त निलिया उन्हें आवाज देती है और कहती है कि वो अपना प्लान बदल रहे हैं और अब वो इन निशानात का पीछा करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरह उन पर हमला होने का खतरा कम होगा। लिहान निलिया से पूछता है क्या वो भी निशानात पढ़ना सीख सकता है, लेकिन निलिया कहती है कि ये आसान नहीं है और वो शायद जल्द ही हार मान लेगा। लेकिन लिहान वादा करता है कि जब तक वो सीख नहीं लेता वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। ये सुनकर निलिया मुस्कुरा देती है और कहती है कि वो देखेगी कि वो कैसी कोशिश करता है। काफी देर चलने के बाद आखिरकार उन्हें मतलूबा पौधा मिल जाता है, लेकिन अफसोस कि उन्हें सिर्फ 2 ही पौधे मिलते हैं। वो लोग उम्मीद करते हैं कि उन्हें एक और पौधा जल्द ही मिल जाए। यूनर कहती है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो पीछे मुड़कर देखती है क्योंकि निलिया और लिहान दोनों खामोश थे, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखती है उसकी आंखें हैरत से खुल जाती हैं क्योंकि उनके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा बोर मॉन्स्टर खड़ा होता है। लिहान उसकी तवानाई को महसूस कर सकता है, जिसका मतलब है कि ये कोई आम बोर नहीं है। निलिया फौरन उन्हें खबरदार करती है और मोहतात रहने को कहती है क्योंकि ये एक खतरनाक मॉन्स्टर है। जैसे ही वो मॉन्स्टर उन पर हमला करने के लिए तैयार होता है, ये देखकर लिहान घबरा जाता है क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं था, इसीलिए ये सूरत हाल खतरनाक हो चुकी है। वो फौरन अपनी जादुई छड़ी निकालता है और कहता है कि उसे अब इसे इस्तेमाल करना होगा। जादुई छड़ी का साइज इस्तेमाल करने वाला अपनी मर्जी के मुताबिक बदल सकता है, इसीलिए उसे साथ रखना आसान होता है। वो जल्दी से उसे एक स्टिक में बदल देता है और हमले के लिए तैयार हो जाता है। निलिया उसकी चालाकी देखकर हैरान रह जाती है और दिल ही दिल में सोचती है कि वो वाकई जादूगरों के खानदान से ताल्लुक रखता है, सल्तनत के अजीम जादूगर वार्डनर्स के खानदान से। निलिया सोचती है कि शायद लिहान ने एकेडमी आने से पहले ही कुछ जादुई मंत्र सीख लिए होंगे। वो लिहान से पूछती है क्या तुम वाकई इस बोर मॉन्स्टर का सामना करने के लिए तैयार हो, और फिर वो संजीदगी से कहती है अगर तुम नाकाम हो गए तो यूनर को लेकर फौरन यहाँ से भाग जाना, मैं इस मॉन्स्टर की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा लूंगी। यूनर और लिहान ये सुनकर निलिया से बहुत मुतासिर होते हैं क्योंकि वो उनके बारे में इतना सोच रही थी और हकीकत भी यही थी कि सिर्फ वही ऐसी खतरनाक सूरत हाल में कुछ कर सकती थी। लिहान लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है अगर कुछ बुरा हो जाए तो मेरा ख्याल रखना। निलिया हैरानी से पूछती है आखिर वो कौन सा जादू इस्तेमाल करेगा जिससे ये बोर को शिकस्त दे सकेगा। लिहान अपनी छड़ी को मजबूती से थामे खड़ा होता है और उसी लम्हे उसके जहन में बचपन की एक याद ताजा हो जाती है। वो तकरीबन 10 साल का था जब एक नाइट ने उसे समझाया था बेशक तलवार सब हथियारों की मलका हो सकती है, लेकिन तुम्हें सिर्फ उसी पर इंहिसार नहीं करना चाहिए। सीखो कि हर हथियार को कैसे चलाया जाता है। वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने हथियारों में माना डालना सीख लेते हैं, जिसे हम औरा कहते हैं। मगर अलरार लोंग दिल ही दिल में परेशान था क्योंकि इसे लगता था कि जब लिहान को सच्चाई का पता चलेगा कि औरा हासिल करना कितना मुश्किल है तो वो मायूस हो जाएगा, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचना सिर्फ चंद खास लोगों की ही बस की बात है। इस वक्त लिहान बहुत थका हुआ था और सोच रहा था क्या वाकई औरा हासिल करने के लिए इतनी सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसने फैसला किया मैं जादूगर बनूंगा और दफ्तरी जिंदगी गुजारूंगा। उसने अलरार लोंग से कहा खुद को बेहतर बनाना और जिस्म को मजबूत करना भी माने रखता है। ये सुनकर अलरार लोंग दिल ही दिल में सोचता है कि उसका यंग मास्टर बाकी नोबल से अलग है जो कि सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में जीते हैं। उसने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि वो लिहान को हर सूरत औरा सिखाएगा और फिर वो उसे 100 बार स्टैबिंग मोशन करने को कहता है। हाल में लिहान औरा इस्तेमाल करना सीख चुका है। वो छड़ी को बोर के मुंह पर मारता है और अपनी तवानाई यानी औरा उसमें दाखिल करता है। यूनर और निलिया हैरत से देखते रह जाते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही वार में बोर बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है।
एंड्रोगार्ड की छड़ी वाकई बहुत मजबूत थी। इसे स्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद एक मॉन्स्टर साइज स्टिक को इससे शिकस्त देना नामुमकिन था। लेकिन लीहान ने ये कर दिखाया क्योंकि उसने अनजाने में माना एनर्जी इस्तेमाल की थी। ये अभी भी ऑरा स्टेट से काफी दूर है, लेकिन जिंदा रखने के लिए उसके जिस्म हालात के मुताबिक गलने लगा है। फिर नीलिया उसकी छड़ी उठाती है और खुश होकर कहती है कि तुमने उसे हरा दिया। यूनर थकी हुई लगती है और हैरत से कहती है कि वाकई पहले दिन ही हमें इतने सख्त आजमाइश से गुजरना था। वो अब भी हैरान है कि न्यू स्टूडेंट्स को ऐसे खतरनाक मुकाम पर क्यों भेज दिया जाता है। अचानक दूसरी तरफ से आवाज आती है और वो समझ जाते हैं कि वहाँ एक और बोर है। नीलिया झाड़ियों के पीछे से देखती है और बताती है कि वहाँ कुछ स्टूडेंट्स बोर के साथ मौजूद हैं। वो खामोशी से उनको देखने का फैसला करती है क्योंकि उनकी तादाद खासी ज्यादा है। लीहान को यकीन होता है कि वो बोर से आसानी से बिना किसी मसले के निपट लेंगे। एक स्टूडेंट जिसका नाम आसान डलकार्ड है, वो आगे बढ़ के कहता है कि वो इसे संभाल लेगा। यूनर उसे पहचान लेती है और कहती है कि वो आसान डलकार्ड है और वो हाउस ऑफ डलकार्ड से ताल्लुक रखता है। ये खानदान हमेशा से अपनी दुरुस्त और शानदार कारकर्दगी की वजह से मशहूर रहा है। अगर वार्डनस खानदान नस्लों से बादशाह की हैसियत रखता है तो डलकार्ड खानदान वजीर खजाना और वजीर आजम की हैसियत से खिदमत अंजाम देता आया है। लीहान सोचता है कि अगर वो डलकार्ड खानदान का होता तो शायद वो वाकई एक भरोसे के काबिल इंसान होता। आसान के अंदाज से लगता है कि उसने तलवारबाजी सीखी हुई है। वो अंदाजा लगाता है कि वो बोर की हरकत को समझ सकता है और उसका अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता। ये कहकर वो बोर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बोर अचानक से अपनी हरकत बदल देता है और वो बामुश्किल से उसको खराश भी दे पाता है। आसान घबरा जाता है क्योंकि सारे अंदाजे गलत निकले हैं। बोर उस पर हमला करता है और उसे जोर से दूर फेंक देता है और फिर वो अपना रुख दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ कर लेता है जो पहले ही डर चुके होते हैं। तभी शहजादी एडिनाट आगे बढ़ती है और सबके सामने खड़ी हो जाती है। नीलिया और यूनर उसकी बहादुरी को देखकर हैरान रह जाते हैं और लीहान से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। लीहान खामोश रहता है जबकि एडिनाट बोर के सामने बहादुरी से खड़ी होती है। वो दिल ही दिल में सोचती है कि उसकी मूवमेंट्स परफेक्ट होनी चाहिए। फिर वो अपनी जादुई छड़ी निकालती है इस उम्मीद पर कि शायद वो बोर को मार सकेगी, लेकिन इससे पहले कि एडिनाट अपने जादुई मंत्र पढ़ती, लीहान पीछे से बोर पर हमला करता है और उसे पहले ही हमले में मार गिराता है। खुशकिस्मती से वो पकड़ा नहीं जाता। नीलिया फौरन उसे कहती है कि अब समझ आया कि हवा के रुख के खिलाफ जाकर हमला करना कितना जरूरी होता है। लीहान मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मुझे आइंदा भी ऐसे ही अच्छे मशवरे देती रहना। एडिनाट आगे बढ़कर उसका शुक्रिया अदा करती है, जिस पर लीहान बस हल्की सी मुस्कुराहट दे देता है। नीलिया यूनर से पूछती है ये लोग इतनी तमीज से क्यों बात कर रहे हैं, जबकि रूल तो ये है कि क्लासमेट्स में इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए। यूनर लापरवाही से जवाब देती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। एडिनाट नरमी से मुस्कुराती है और कहती है कि मैं आज का एहसान जरूर उतार दूंगी। लीहान फौरन कहता है कि फिर एक छोटा सा काम है जो आप मेरे लिए कर सकती हैं। एडिनाट उसकी अचानक से रिक्वेस्ट पर जरा हैरान होकर सोचती है कि अब ये मुझसे क्या करवाना चाहता है। लीहान कहता है कि क्या आप कोई ऐसी क्लास तजवीज कर सकती हैं जहां अच्छे नंबर आसानी से आ जाएं, क्योंकि आपकी काफी जान पहचान है। एडिनाट उसके बेतकल्लुफ सवाल पर चूक जाती है और दिल ही दिल में सोचती है क्या वार्डनस खानदान के वारिस सच में मुझसे सब्जेक्ट्स का पूछ रहा है। क्या ये वाकई संजीदा है या फिर ये मुझे आजमा रहा है। लीहान उसे दोबारा मुखातिब करता है और पूछता है कि क्या आप कुछ जानती हैं, मगर इससे पहले एडिनाट कुछ कह सके एक अजनबी आवाज आती है कि उसे मालूम है खान किस तरह की क्लास तलाश कर रहा है। ये सुनते ही लीहान के दिल में एक अजीब सी घबराहट दौड़ जाती है, वही कैफियत जो वो अपनी पिछली जिंदगी में अपने प्रोफेसर के साथ महसूस किया करता था। उसे अचानक वो मानूस सी फिजा महसूस होने लगती है जब प्रोफेसर उसके कंधे पर हाथ रखते थे और वाकई पीछे से गुस्से में भरे हुए प्रोफेसर यूरिगलम की आवाज आती है। वो क्लास अल्केमी की है। लीहान खुद को संभालने की कोशिश करता है और दिल में सोचता है कि अब वो नासमझ स्टूडेंट नहीं रहा जैसे वो पहले था। फिर वो खुद को संभालते हुए कहता है ऐसी क्लास वाकई अच्छी हो सकती है अगर उसमें जज्बा और लगन हो। प्रोफेसर अपने ख्यालात को थोड़ा संभालता है और पूछता है क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचते हो। फिर वो कहता है मैं खुद ही तुम्हारे अंदर वो जज्बा और दिलचस्पी पैदा कर दूंगा। ये सुनकर लीहान घबरा जाता है और दिल में कहता है शायद अब वो किसी और क्लास के लिए तैयार नहीं है। उसे कुछ स्टूडेंट्स की सरगोशी सुनाई देती है जो कह रहे होते हैं प्रोफेसर को तो क्लास शुरू होते ही ये लड़का पसंद आ गया। लीहान सोचता है ऐसी बातों पर हसद करने की जरूरत ही नहीं है।
फिर प्रोफेसर बोर की लाश की तरफ देखता है और ऐलान करता है कि आज की क्लास खत्म हो गई है, और बताता है कि जो दूसरा ग्रुप दूसरी तरफ गया था उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। आसान पूछता है कि आपने जानबूझकर हमें इस तरफ भेजा था। प्रोफेसर पीछे मुड़कर कहता है, ये मत समझना कि मैंने तुम्हें सिर्फ हर्ब्स इकट्ठे करने का काम दिया था। वो कहता है, आज की क्लास का मकसद ये था कि तुम मुख्तलिफ हालात का सामना करो, चाहे तुम उनका मुकाबला करो, उनसे बचो, भागो या छुप जाओ। और एक अल्केमिस्ट की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सही फैसला करता है। फिर वो सब स्टूडेंट्स को आयरन हेड कहकर पुकारता है और उनसे पूछता है कि अब तो वो समझ गए होंगे। सब स्टूडेंट्स शर्मिंदा हो जाते हैं। यूनर प्रोफेसर से पूछती है, तो क्या अब हमें वो करप्टेड ग्रास नहीं चाहिए? और थोड़ा अफसुर्दगी से कहती है, हमने बड़ी मुश्किल से इसे ढूंढा था। प्रोफेसर ये सुनकर हैरान हो जाता है कि वाकई इन्होंने वो ग्रास तलाश कर लिया है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इसे ढूंढ पाएंगे। वो खुश होकर सबको गले लगाता है और कहता है, तुम सबने पहला टेस्ट पास कर लिया है, और उससे खुशी है कि इतने काबिल स्टूडेंट्स उसकी क्लास में हैं। फिर वो लिहान को खबरदार करता है, मेरी क्लास जरूर लेना, वरना मैं तुमसे नरमी नहीं बरतूंगा। लिहान मायूसी से आह भरता है और क्लास ज्वाइन करने की हामी भर लेता है। हान खुद को खुश जाहिर करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि अल्केमी वैसे भी उसका ख्वाब है। प्रोफेसर दिल में सोचता है कि इस लड़के में कुछ तो खास बात है, क्योंकि इस उम्र के ज्यादातर बच्चे जिद्दी होते हैं, मगर ये नहीं है। यूरीगल ने उसे बुलाया और कहा कि चूंकि इसने बोर को शिकस्त दी है और करप्टेड ग्रास भी हासिल की है, तो वो उसे एक खास रियायत देगा। प्रोफेसर हान को बताता है कि जंगल के करीब एक केबिन है, जहां वो अपने पूरे सेमेस्टर के दौरान जब चाहे जा सकता है। लिहान ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है जैसे प्रोफेसर उसे कोई इजाफी काम थामने वाला हो। प्रोफेसर उसकी उलझन समझ जाता है और वजाहत करता है कि उनके ख्याल में न्यू स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है, जिस पर लिहान फौरन से जवाब देता है, खाना। प्रोफेसर यूरोगुर्म कहता है, अभी तो स्टूडेंट्स बस उदास नजर आ रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर वो हंगामा खड़ा करेंगे, और हकीकत यही है कि इतने थोड़े खाने के साथ वो कब तक गुजारा कर सकेंगे। लिहान सोचता है कि उसके टावर के सब लोग नोबिलिटी से ताल्लुक रखते हैं। प्रोफेसर बताता है कि उसके कैबिन में मसाला जात और उसके हाथों से चुनी हुई ताजा सब्जियां मौजूद हैं। लिहान ये सुनकर खुश हो जाता है और वो ये समझता है कि उसे लामहदूद बफेट की इजाजत मिल गई है। वो प्रोफेसर से हाथ मिलाता है और कहता है, अल्केमी वाकई बेहतरीन सब्जेक्ट है। बाकी स्टूडेंट्स प्रोफेसर से नाराज थे, क्योंकि उसने जानबूझकर उन पर बोर को छोड़ा था। वो दोबारा से ये क्लास नहीं लेना चाहते थे, और इस दौरान लिहान भी दिल में यही सोच रहा था। वो प्रोफेसर की शिकायत करना चाह रहा था, मगर हान की अब सोच बदल चुकी थी। फिलहाल उसका सबसे बड़ा मकसद प्रोफेसर की कैबिन से ज्यादा राशन सिक्योर करना था। इसके बाद तीनों ने मिलकर उस बोर को घसीटते हुए प्रोफेसर के कैबिन तक पहुंचाया, जो कि एक थका देने वाला काम था। लिहान को अलरार लोंग ने जानवरों को साफ करने का तरीका सिखाया था, लेकिन ये अकेले करना उसके लिए मुश्किल था। यूनर अपनी मदद की पेशकश करती है, लेकिन लिहान को उसके चेहरे के तासुरात अजीब लगते हैं और वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो उसका हाँ में जवाब देती है और हान से कहती है कि उसके साथ बस थोड़ा सा गोश्त बांट लेना। निलिया ये देखकर हैरान हो रही होती है और सोचती है कि ये दोनों इस बोर को डिसमेंटल करना चाहते हैं। क्या ये वाकई दोनों नोबल्स खानदान से हैं? लिहान एंड यूनर उसे संजीदा से अंदाज में देख के पूछते हैं, क्या उसे गोश्त नहीं खाना? निलिया उनके तासुरात देखकर चौंक जाती है, लेकिन फिर वो मान जाती है और कहती है कि उसे भी भूख लगी है और उसे भी खाना खाना है। निलिया आगे बढ़ती है और उनसे कहती है कि अब वो उन्हें अपनी हंटिंग स्किल्स दिखाएगी। निलिया वाकई इस काम में माहिर थी, जबकि यूनर उस खानदान से थी जो चीजों को संभालने का तजुर्बा रखती थी। लिहान को यकीन था कि वो इन दोनों की मदद से बाआसानी ये काम कर लेगा। इसी दौरान प्रोफेसर इन्हें कुछ टूल्स देता है जो बोर को काटने में इनके काम आएंगे। अब इनके हाथों में बड़ी बड़ी छुरियां थी और उन्हें बोर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना था। निलिया अब लिहान को हैरत से देख के सोचती है कि हान इसकी सोच से भी काफी बेहतर है। वो हैरानगी से सोचती है, क्या वार्नस खानदान में ऐसे काम भी सिखाए जाते हैं? हान बोर की खाल उतारने के बाद उनको बोलता है कि अब गोश्त को काट के शाख पे लटकाना होगा। वो इन्हें इंटेस्टाइन्स फेंकने से मना करता है और बताता है कि इनसे सॉसेजेस बनाए जा सकते हैं। लिहान थका हुआ नजर आता है, लेकिन वो नहीं जानता कि ये मुश्किल जिंदगी कब तक चलेगी, इसलिए वो लंबे वक्त के लिए गोश्त महफूज करने के बारे में सोचता है।
कुछ देर बाद जब प्रोफेसर उन्हें देखने आता है तो वो देखता है हान गोश्त को धुआं दे रहा था। प्रोफेसर उन्हें बताता है कि वो गोश्त को ज्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि मौसम बेशक जितना मर्जी अच्छा हो लेकिन गोश्त बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसीलिए इसे धुआं देना बेहतरीन तरीका है। वो हान की जहानत से मुतासिर होता है कि सिर्फ तीसरे दिन ही वो ये सब सीख चुका है, लेकिन वो हान को गोश्त को महारत से धुआं देते हुए देख के ज्यादा मुतासिर होता है। ली हान बार बार प्रोफेसर यूरी गर्म की तवक्को से बढ़कर कारकर्दगी दिखा रहा था। जब प्रोफेसर उसे मुसलसल घूरता है तो स्टूडेंट्स उसे देख लेते हैं। ली हान प्रोफेसर से पूछता है कि क्या उन्हें भूख लगी है, जिस पर वो जवाब देता है हाँ थोड़ी सी। फिर ली हान उससे ब्रेड और बटर मांगता है तो फौरन लेने चले जाते हैं। जब यूरी गर्म वापस आता है तो हान गोश्त का स्टेक बना लेता है। दस्तरख्वान तैयार था और प्रोफेसर यूरी गर्म की तरफ से खास तोहफे के तौर पर जाम भी मौजूद थे। निलिया, यूनर और प्रोफेसर खाना शुरू कर देते हैं। यूनर को प्रोफेसर का दिया हुआ जाम बहुत पसंद आता है और प्रोफेसर उन्हें कहता है कि वो आज के दिन जी भर के खा सकते हैं क्योंकि उन्हें ये सहूलत रोज के रोज नसीब नहीं होगी। किसी को नहीं पता लीहान ने गोश्त पर कौन सा जादू किया था, लेकिन उसका जायका लाजवाब था और उन्हें बहुत पसंद आया था। उनके पास अच्छे से पका हुआ गोश्त, मीठा जाम, नरम मुलायम मक्खन लगी हुई रोटी, ग्रीक मौसीकी और नए दोस्त थे। तीसरे दिन के आगाज आसान नहीं था, लेकिन इख्तिताम में उन्होंने हंसी खुशी पेट भरकर खाया। धुआं देने के बाद भी उनके पास बहुत सारा गोश्त बच गया था। यूनर हान से पूछती है कि उन्हें इस गोश्त का क्या करना चाहिए। निलिया पीछे से आवाज देकर पूछती है कि क्यों न वो ये गोश्त अपने टावर के दोस्तों में बांट दें। यूनर और हान के जहन में फौरन से एक आइडिया आता है और वो खुश होकर निलिया से कहते हैं कि क्या तुम ये कह रही हो कि हम ये गोश्त टावर में बेच दें? निलिया हैरानी से पूछती है कि उनसे ऐसा कब कहा, जबकि हान और यूनर उसको एक अच्छा मशवरा समझते हैं। निलिया उनसे गोश्त को मुफ्त में देने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन लीहान और यूनर इसे बेचना चाहते हैं क्योंकि उनके ख्याल में ब्लू ड्रैगन टावर के स्टूडेंट्स के पास बहुत पैसा है, इसीलिए इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो इन्हें देखकर हैरान होती है और दिल में सोचती है क्या सब नोबल्स ऐसे ही होते हैं। लीहान जो मेहनत से कामयाबी चाहता है और यूनर हर सिक्के को अपने वर्कशॉप के लिए बचाना चाहती है। ये दोनों खासे मुख्तलिफ हैं, मगर निलिया को उनके मकसद का कोई अंदाजा नहीं है। वो उनसे पूछती है कि क्या वो सच में खाने को बेचने का सोच रहे हैं, जिस पर वो दोनों उल्टा उसी से सवाल करते हैं कि क्या वो उनके साथ शामिल होगी, जिस पर निलिया उन्हें इनकार कर देती है और कहती है कि वो अपने दोस्तों को खाना गिफ्ट के तौर पर दे देगी। वो निलिया को उसका हिस्सा दे देते हैं और कहते हैं वो ऐसा करने पर जरूर पछताएगी। यूनर भी इस बात पर इत्तेफाक करती है और कहती है कि दोस्त आर्जी होते हैं, लेकिन गोल्ड कॉइन्स परमानेंट होते हैं। प्रोफेसर उनकी बातें सुनकर हंस रहा होता है और सोचता है कि इन तीनों में टैलेंट और पैशन है, लेकिन ये मुसीबतें पैदा करने वाले हैं। वो दरख्त के नीचे बैठा सोचता है कि आने वाले वक्त में यकीनन एकेडमी के लिए दर्द-ए-सर बन जाएंगे। मगरूर ब्लू ड्रैगन का टावर मरकजी इमारत से दूर है और ये हमेशा तुलबा का इस्तकबाल ताज़ा पत्तों की खुशबू से करता है, मगर आज कुछ अलग बात है। जैसे ही तुलबा बाहर आते हैं, गोश्त की ताज़ा खुशबू उनका इस्तकबाल करती है। उनके सामने लीहान और यूनर खड़े गोश्त तैयार कर रहे थे और वो हंसते हुए स्टूडेंट से पूछते हैं क्या तुमने खाना खा लिया है? स्टूडेंट्स इतना ज्यादा गोश्त देखकर हैरान रह जाते हैं और वो हान और यूनर से पूछते हैं कि वो ये सब क्या कर रहे हैं। लीहान उनसे मुस्कुराकर बैठ जाने को कहता है और उन्हें खाना खाने के लिए कहता है कि ये सब उन दोनों ने उन सब के लिए तैयार किया है। वो ये सुनकर खुशी से उछल पड़ते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हान एक शर्त रख देता है और कहता है कि एक शख्स के खाने के लिए 1 सिल्वर कॉइन लगेगा। वो जल्दी से मान जाते हैं क्योंकि काफी अरसे के बाद उन्हें बीफ खाने को मिल रहा है। ये खाना उनके लिए बहुत खास था, यहाँ तक कि खुशी के मारे लड़कों की आंखों से आंसू आ गए क्योंकि हान ने उन्हें बहुत कीमती चीज दी थी। वो खुशी से उसके नारे लगाते हैं और खूब मजे से अपना खाना खाते हैं। लीहान और यूनर दिल ही दिल में बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि उनका कारोबार इतना कामयाब होगा, क्योंकि वो बाजार की कीमत से 3 गुना ज्यादा चार्ज कर रहे थे। लालच उनकी आंखों में झलक रही थी क्योंकि उनका एकेडमी में पहला कारोबार बहुत मुनाफा बख्श जा रहा था। इसी दौरान गेनाडो भी शोर सुनकर बाहर आ जाता है और उनसे पूछता है कि इतनी ऊंची आवाजें क्यों आ रही हैं। वो बहुत ही दुबला पतला नजर आ रहा था, जैसे भूख से मरने वाला हो, लेकिन अचानक ही वो अपने सामने इतना मजेदार खाना देखकर हैरान रह जाता है। लीहान उसे पुकारता है और आकर खाने को कहता है। हान की ये बात सुनकर वो हैरान रह जाता है और वो हान से पूछता है क्या मैं सच में ये खाना खा सकता हूँ? फिर वो खुशी से कांटा और छुरी पकड़ता है और कहता है कि वो खुद को रोक नहीं सकता और हान को इस दावत पर शुक्रिया अदा करता है।
जैसे ही वो खाना शुरू करने लगता है, हान उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे एक सिल्वर कॉइन मांगता है, जिस पर गेनांडू हैरान रह जाता है और वो हान से पूछता है, क्या तुम मुझसे पैसे लोगे? जिस पर हान चालाकी से जवाब देता है, एक शरीफ आदमी की गैरत को यह गवारा नहीं होता कि वो मुफ्त में चीज ले। गेनांडू उसे अफसोस से जवाब देता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं और उसकी वजह वो हेडमास्टर है। हान जल्दी से उसके सामने एक क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट रख देता है और उसे एक मखसूस रकम लिखने और साइन करने को कहता है। गेनांडू रोते हुए कागज को मजबूती से पकड़ लेता है और दस्तखत करते हुए दिल ही दिल में सोचता है कि हान उसके साथ कितना अच्छा सलूक करता है। वो सोचता है, मैं इतने अच्छे इंसान का दोस्त कैसे बन गया, और खुश होता है कि मुझे लोगों को पहचानने का हुनर आता है। लिहान और यूनर अपने कारोबार से खुश होते हैं। इसी दौरान गेनांडू अपने खाने से लुत्फानंदोज होता है। यूं सब के लिए ये दिन खुशगवार दिन साबित होता है। अगले दिन लिहान एक नई बेसिक मैजिक कैरेक्टर एजुकेशन की क्लास में जाता है और वहाँ स्टूडेंट्स खुश नजर नहीं आते, क्योंकि उनके मुताबिक वो आला खानदान से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें ऐसी क्लासेस की जरूरत नहीं है। वो खुद को परफेक्ट कहते हैं और लिहान ये बात सुनकर हैरान हो जाता है कि स्टूडेंट्स ऐसा क्यों सोचते हैं। अचानक से एक ग्रीन ओरा उन्हें सुबह बखेर कहता है और वो ये सोचकर डर जाते हैं कि कहीं ये हेडमास्टर तो नहीं, मगर वे बात जानकर दुखी हो जाते हैं कि कैरेक्टर एजुकेशन की क्लास का इंचार्ज प्रोफेसर हेडमास्टर ही है। हेडमास्टर को स्टूडेंट्स अच्छी हालत में नजर आते हैं और वो अंदाजा लगा लेता है कि इसका मतलब है उन्होंने कुछ खाया है, क्योंकि उसे लगा था कि उन्हें खाने का इंतजाम करने में 1 महीना तो लग जाएगा। एक लड़का सवाल करता है कि क्या उन्हें वाकई खुद से तलाश करना पड़ेगा, जिस पर हेडमास्टर अपने ओरा से उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि उन्हें ऐसी छोटी बातों पर फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो इस बात पर खुश होता है कि आयरन हेड्स ने बहुत जल्दी सीख लिया है। वो सोचता है कि हर साल नए स्टूडेंट्स दाखिल होते हैं, लेकिन ब्लू ड्रैगन टावर के तुलबा हमेशा से सुस्त होते हैं। सबसे ज्यादा तेज रफ्तार तुलबा ब्लैक टर्टल टावर के होते हैं, जो कि व्हाइट टाइगर को फॉलो करते हैं। अगर इनका मुआवजा किया जाए तो ब्लू ड्रैगन टावर के तुलबा का ताल्लुक ज्यादातर आला खानदानों से होता है और उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई मुश्किल काम नहीं किया होता, जिसकी वजह से वो हमेशा सुस्त रफ्तार रहते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख लिया है, जो कि एक अच्छी बात है। फिर उसकी नजर लिहान पर जाती है, जो कि इन सब तब्दीलियों की वजह है। लिहान को महसूस होता है कि हेडमास्टर की नजर उस पर है, इसीलिए वो नजर चुराकर दूसरी तरफ देखने लग जाता है और सोचता है कि उसे हेडमास्टर से नजर नहीं मिलानी। हेडमास्टर अपने दिल में उसकी तारीफ करता है और सोचता है कि जब उसने पहली बार लिहान को देखा था तभी वो समझ गया था कि वो सबसे मुख्तलिफ है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सख्त बंदिशों वाली वार्डनर्स फैमिली से एक आजाद जहन रखने वाला शख्स निकलेगा। हेडमास्टर का मानना था कि जादूगर की असल ताकत उसका आजाद जहन होता है और इसीलिए वो अपने तुलबा को हद से आगे धकेलता है। एक स्टूडेंट हिम्मत करके प्रोफेसर से पूछता है कि क्या वो उन्हें बता सकता है कि आज की क्लास का मकसद क्या है। हेडमास्टर को उसका सवाल पसंद आता है और वो उससे पूछता है कि उसके ख्याल में इस क्लास की अहमियत और मकसद क्या है, जिस पर लड़का जवाब देता है कि उसे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। इस पर हेडमास्टर जवाब देता है कि ये क्लास इसलिए अहम है कि जब यहाँ से ग्रेजुएट्स होकर जाने वाले तुलबा अकेडमी से बाहर जाकर मसाइल पैदा करते हैं तो एम्परर उन पर इल्जाम लगाते हैं। ऐसी वजह सुनकर स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। हेडमास्टर उन्हें बताता है कि उनके सीनियर्स ने उनके लिए बहुत मसाइल पैदा किए हैं, इसीलिए ये कैरेक्टर एजुकेशन लेक्चर एक बहाना है ताकि बाद में जब कोई सीनियर के बुरे किरदार की शिकायत करे तो वो खुद को सजा से बचा सके। फिर वो जोर से लड़के से पूछता है कि क्या वो उसकी बात समझ गया है, जिस पर लड़का संजीदगी से जवाब देता है कि हाँ वो समझ गया है। लिहान भी खामोशी से ये बातें सुन रहा होता है। हेडमास्टर बताता है कि जादूगर बहुत अजीबो गरीब किस्म के लोग होते हैं और अगर तुलबा कहेंगे कि वो उनमें से नहीं तो ये बात उसे और भी गुस्सा दिलाती है। वो तुलबा से उनकी किताबें खोलने को कहता है और उन्हें कहता है कि सफा नंबर 1 पढ़ो। उसका हुक्म मानते हुए जब सब तलबा ऐसा करते हैं और पढ़ते हैं कि वो कभी अपने जादू से किसी आम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हेडमास्टर सख्ती से उन्हें ऊंचा पढ़ने को कहता है। तलबा ये बात सुनकर डर जाते हैं, लेकिन पूरी अकेडमी उनकी आवाजों से गूंज उठती है और वो कह रहे होते हैं, हम अपने जादू से किसी भी आम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुछ देर बाद हेडमास्टर लेक्चर खत्म कर देता है और उम्मीद जाहिर करता है कि आज का लेक्चर इनके दिलों में नरमी ले आया होगा। फिर वो वॉलंटियर्स को बुलाता है जो अगले लेक्चर्स में उनकी मदद कर सकें। सारे स्टूडेंट्स अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं और लिहान दूसरी तरफ देखने लग जाता है, क्योंकि उसे पता है ये एक झंझट वाला काम होगा। हेडमास्टर गुस्से में आ जाता है और कहता है अगर कोई वॉलंटियर नहीं आया तो ये बात उनके लिए ज्यादा तकलीफदेह होगी। ये सुनकर लिहान खड़ा हो जाता है और कहता है वो ये काम करेगा।
लेकिन वो हेडमास्टर की ये बात सुनकर डर जाता है जब वो कहता है, लगता है तुम्हें सबकी नजरों में आना बहुत पसंद है। लीहान कहता है कि उसे लगता है प्रोफेसर की मदद करना उसके लिए इज्जत की बात है। हेडमास्टर जानता है कि लीहान सिर्फ जुबानी तारीफें कर रहा है, लेकिन उसके मुताबिक मौका भी सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो खुद आगे बढ़कर उसे पकड़ते हैं। लीहान मुस्कुराता है और दिल में सोचता है कि हेडमास्टर को पता है वो ये काम अपने फायदे के लिए कर रहा है। गेनांडू ये देख कर परेशान हो जाता है और हान से पूछता है कि क्या वो पागल हो गया है, और कहता है कि कोई नहीं जानता कि ये पागल हेडमास्टर क्या काम देगा। लेकिन एक तलबा गेनांडू को कंधे पर हाथ रख के उसे हान को रोकने से मना करता है और कहता है कि लीहान पागल नहीं हुआ, बल्कि उसने ये उन सब के लिए कुर्बानी दी है। ये सुनकर गेनांडू जज्बाती हो जाता है और कहता है कि उसे भी अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांगे हिल नहीं पाती। वो अपनी सारी हिम्मत जमा करता है और अपने नाम लेने ही वाला होता है। इससे पहले आसान खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो लीहान के साथ मदद करवाएगा। हेडमास्टर उसे आयरन हेड कहता है, जो कि डेलकर्ड हाउस से है, और कहता है तुम्हारे खानदान वाले कागजी कामों में हमेशा माहिर रहे हैं। आसान इस तारीफ पर शुक्रिया अदा करता है और हान दिल में सोचता है कि क्या आसान भी वही फायदा हासिल करना चाहता है जो वो चाहता है। वो उसे घूरता है और आसान उसकी तरफ देखकर कहता है कि वो उसकी मदद का बदला चुकाना चाहता है जो उसने पहले की थी। लीहान उसे आवाज देकर कहता है उसे इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, जिस पर आसान मुस्कुरा कर कहता है कि डेलकर्ड हाउस हमेशा हिसाब बराबर रखता है। हेडमास्टर ये देखकर खुश होता है कि तलबा आपस में अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन फिर वो कहता है अब इन्हें काम शुरू कर देना चाहिए। हेडमास्टर इन्हें अगले लेक्चर के लिए कुछ हिफाजती असूल देता है और इन्हें स्टूडेंट्स की तादाद के हिसाब से कॉपीज बनाने का कहता है जो उनको अपने हाथों से लिखनी होंगी। लीहान और आसान ये काम सुनकर हैरान रह जाते हैं। रात के वक्त जब तमाम तलबा सो रहे हैं, आसान नोट्स बना रहा होता है और साथ ही साथ दिल में पछता रहा होता है। उसे हेडमास्टर पे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो उनसे ऐसा फजूल काम करवा रहा है, जबकि वो ये काम पलक झपकते अपने जादू से भी कर सकता है। लीहान भी उसके साथ ही बैठा हुआ है और वो आसान को इतने गुस्से में देखकर हैरान होता है। उसी लम्हे उसे हेडमास्टर के असल इरादे समझ आने लगते हैं। वो सोचता है कि ये काम इतना गुस्सा दिला रहा है तो यकीनन हेडमास्टर का मकसद यही है कि हम जादू इस्तेमाल करें। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उन्हें तो लाइट पैदा करने वाला बुनियादी जादू भी नहीं आता, तो वो लिखने वाला जादू कैसे करेंगे। लीहान सोचता है कि अगर हेडमास्टर में जरा सी भी इंसानियत होगी तो यकीनन उन्होंने कोई ना कोई हिंट लाजमी छोड़ा होगा। फिर वो इधर उधर तलाशी लेना शुरू कर देता है, जिसे देखकर आसान उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। लीहान जवाब देता है कि मैं कोई हिंट ढूंढ रहा हूँ जिससे हम इस मसले का हल निकाल सकें, या कोई ऐसी चीज जो उसके काम आ सके। आसान उससे पूछता है कि क्या ये करना ठीक है, जिस पर हान जवाब देता है ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, और वैसे भी ये हेडमास्टर का लेक्चर हॉल है तो यहाँ कुछ न कुछ जरूर होगा। आसान को उसका आइडिया पसंद आता है और वो कहता है चलो कभी कभार चोरी भी जायज है। वो दोनों एक साथ मुख्तलिफ सिमतों में तलाश करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद आसान को कुछ खास नहीं मिलता और लीहान भी तकरीबन हार मान चुका होता है। फिर वो सोचते हैं कि शायद यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन अचानक ही उनकी नजर एक दराज पर पड़ती है। उसमें से एक ग्रीन ओरा बाहर निकल के आ रहा होता है। लीहान आसान को बुलाता है और कहता है कि उसे वहाँ मैजिक एनर्जी महसूस हो रही है। वो दराज के हैंडल को पकड़कर उसे खोलते हैं और इसमें से हेडमास्टर को निकलता देखकर हैरान हो जाते हैं। लीहान आसान से पूछता है कि क्या ये कोई नजर का धोखा तो नहीं, जिस पर हेडमास्टर उन्हें देखकर कहता है कि अगर उन्होंने ये दराज खोल लिया है इसका मतलब ये है कि उन्होंने बेकार की मेहनत छोड़कर अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया है। उसे उम्मीद थी कि वो ये काम जल्दी कर लेंगे, मगर उन्होंने इतनी देर लगा दी। फिर वो बताता है कि दराज में फर्स्ट सर्किल का जादुई मंत्र है जो कि लो लेवल मैनिपुलेशन कहलाता है। वो इन्हें हुक्म देता है कि इसे जल्दी से याद कर लें। इसके बाद हेडमास्टर उन्हें अलविदा कह देता है। आसान गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये था हेडमास्टर का असल मंसूबा। वो जोर से इस घटिया तरीके पर चिल्लाता है और कहता है कि उसे समझ नहीं आ रही कि वो इन्हें इस तरीके का क्यों जादू सिखाना चाहते हैं। वो लीहान से अपने साथ आने को कहता है और कहता है कि वो दोनों मिलकर शिकायत करते हैं, लेकिन वो देखता है कि लीहान गौर से उस कागज को देख रहा है। लीहान उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो इस काम में उसकी मदद नहीं कर सकता और उसे भी उस पागल हेडमास्टर की शिकायत करने से मना करता है क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। आसान को हेडमास्टर का रवैया याद आ जाता है और वो कहता है 95% चांस है कि वो नाकाम होगा इसमें। लीहान हैरानगी से सोचता है कि उसे अभी भी 5% कामयाबी की उम्मीद है। वो दोनों लो लेवल मैनिपुलेशन मंत्र की प्रैक्टिस करने का सोचते हैं और कागज पे लिखा होता है जादू करने का बुनियादी अज्जा विल, चैंट्स और गेस्चर्स हैं।
इस जादू के लिए एक मंत्र है जो कि मूव, मूव और मैनिपुलेट है। लीहान बार बार इस मंत्र को एक पत्ते पर पढ़ता है लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। आसान थक जाता है और उसका माना खत्म हो जाता है। हान उसको आराम करने का कहता है। वो दोनों सोचते हैं कि जादू इतना आसान नहीं है जितना लगता है। हर बार मैजिक एनर्जी अलग अंदाज में हरकत करती है। लीहान पूरी तवज्जो मरकूज करता है और सोचता है कि ये आखिरी मौका है, जैसे कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में आखिरी मिनट पे असाइनमेंट मुकम्मल की थी। वो सोचता है कि उसका जादू इतना सीधा होना चाहिए जैसे बांस का ताना और इतना नरम होना चाहिए जैसे पर। फिर वो मंत्र पढ़ता है और फैदर को हिलने का कहता है। अचानक से फैदर हवा में उड़ने लग जाता है, जिसे देखकर हान हैरान हो जाता है। पर हवा में उड़ रहा है और अब हान को इसे बस नरमी से कागज की तरफ लेके जाना था। वो इसे हरकत देने की कोशिश करता है लेकिन पर अचानक से तेजी से उड़कर खिड़की के बाहर चला जाता है। आसान हैरत से लीहान की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या उसने इसे खिड़की से बाहर उड़ा दिया है, और उसे बताता है कि इसने दरख्त पे लगे एक सेब को भी काट दिया है। वो दोबारा से कागज को पढ़ते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस जादू को करने की दो अहम मुश्किलें हैं। मंत्र पढ़ने के बाद बगैर रुके अपनी तवज्जो उस पर रखनी है और चीजों को कंट्रोल करना है। लेकिन चूंकि हान ने सबसे मुश्किल मरहला मंत्र को पढ़ना कर लिया है तो चीजों को काबू करना इतना मुश्किल नहीं है। वो फिर से दोबारा मंत्र पढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता पर को हरकत देता है, क्योंकि अब की बार उसे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अचानक से वहाँ हेडमास्टर जाहिर हो जाता है, जिसे देख के दोनों डर जाते हैं। हेडमास्टर अंदाजा लगाता है कि उन्होंने एनफ प्रैक्टिस कर ली होगी और खुशी का इजहार करता है। वो यकीन दिलाता है कि बाकी का काम वो अपने जादू से लिख लेगा। लीहान घबरा जाता है और उसका पर जमीन पर गिर जाता है। हेडमास्टर उम्मीद करता है कि वो उसकी नरमी को एक दिन जरूर समझेगा। लीहान घबरा कर इधर उधर भागता है और अनजाने में हेडमास्टर से टकरा जाता है। आसान ये देखकर हैरान होता है और कहता है एक न्यू स्टूडेंट ने हेडमास्टर को मारा और वो उसे कूल कहता है। लीहान उसे खामोश रहने को कहता है लेकिन हेडमास्टर दोबारा जाहिर हो जाता है और कहता है कि तुमने तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा जल्दी ये मंत्र सीख लिया। वो इस बात को तस्लीम करता है कि मैं तुम्हें एक बेहतरीन आयरन हेड कह सकता हूँ। लीहान दिल में सोचता है कि क्या वो हेडमास्टर के इस टेस्ट में पास हो जाएगा। उसे लगता है कि हेडमास्टर अच्छे मूड में है तो क्यों न अपनी किस्मत को आजमा लिया जाए। वो बड़े आदाब से हेडमास्टर से कहता है और उनसे उस मंत्र को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने की टिप्स पूछता है। हेडमास्टर से कहता है कि लगता है तुम मंत्र पढ़ने में कामयाब हो गए हो, लेकिन इसे काबू करने में तुम्हें मुश्किल हो रही है। हेडमास्टर उससे नरमी से बात करता है और कहता है कि बहुत सारे फ्रेशर्स को ये मसला पेश आता है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लीहान को खुशी होती है कि हेडमास्टर उससे नरमी से बात कर रहा है, लेकिन वो अचानक ही जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वो झूठ बोल रहा था। फिर हेडमास्टर उसे बताता है कि मंत्र पढ़ना मुश्किल है, लेकिन चीजें बार बार कोशिश से बाआसानी कंट्रोल की जा सकती हैं। हेडमास्टर कहता है तुम तो थोड़े अनोखे निकले, तुमने इसे तीर की तरह उड़ा दिया। अब खुद से सोचो कि तुम्हारा अगला कदम क्या होना चाहिए। लीहान मुस्कुराकर उसे ये सब सीखने पर शुक्रिया अदा करता है और उसके आगे इस अज़म से झुकता है कि वो खुद को मजीद बेहतर बनाएगा। जबकि हेडमास्टर इस मंजर को एंजॉय कर रहा होता है, फिर वो आसान की तरफ देखता है जिसका रद्द अमल उसको चेहरे ही से नजर आ रहा होता है और वो उन्हें बताता है कि जादू एक ऐसी महारत है जो बार बार इस्तेमाल करने से बेहतर होती है, इसीलिए इन्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर वो उन पर दबाव डालता है कि वो जाके अपना लंच एंजॉय करें। हेडमास्टर के इतने कहते ही लीहान अचानक से कैफेटेरिया में जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि हेडमास्टर ने अपने टेलीपोर्टिंग मैजिक से इसे वहाँ टेलीपोर्ट कर दिया था। फिर वो उठता है और सोचता है कि हेडमास्टर ने आसान को कहाँ भेजा होगा। उसे नहीं मालूम कि हेडमास्टर ने उसे इन्फर्मरी भेज दिया है ताकि वो अपनी मैजिक एनर्जी को बहाल कर सके। क्योंकि दोपहर का काफी वक्त गुजर चुका था, इसीलिए कैंटीन में लीहान के सिवा कोई और मौजूद नहीं था। खाने में आज भी चावल और रोटी थी, लेकिन लीहान को उससे कोई मसला नहीं था, क्योंकि उसके पास पिछली बार का बचा हुआ स्मोक्ड गोश्त अब तक बाकी था। इसी दौरान वहाँ एडनार्ड आ जाती है और उसको देख के लगता है कि वो काफी देर से हान को तलाश कर रही थी। हान खड़ा होकर पूछता है कि क्या उसे उससे कोई काम था, जिस पर वो उसे कुछ दस्तावेजात देती है जिनकी उसे जरूरत थी। लीहान को याद आ जाता है कि उसने सब्जेक्ट्स के इंतखाब के लिए उससे पूछा था और वो उसकी इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता है। वो लिस्ट को पढ़ना शुरू करता है जो कि मशहूर लेक्चर्स की लिस्ट होती है और इसमें बेसिक अल्केमी कम्प्रीहेंशन, बेसिक इंपीरियल लिंग्विस्टिक और बेसिक डांस एंड सोशलाइजेशन शामिल होती है। लीहान सोचता है कि ये तो अच्छे ग्रेड्स हासिल करने वाली फहरिस्त नहीं है, बल्कि मकबूल मजामीन की फहरिस्त है। और सबसे अहम बात, इसमें प्रोफेसर यूरिगल्म का अल्केमी लेक्चर सबसे मकबूल है, जो बहरहाल अच्छी बात है।
क्योंकि उसने इस सब्जेक्ट में दाखिला लेने का सोचा हुआ है। फिर वो एडिनार्ड से कहता है, हर हाइनेस शायद कुछ गलतफहमी हुई है, ये वो लिस्ट नहीं है जो उसने मांगी थी। उसने आसान ग्रेड्स के मजामीन वाली लिस्ट मांगी थी और ये मकबूल मजामीन की लिस्ट है जो कि उस लिस्ट के बिल्कुल अपोजिट है। एडिनार्ड को उसकी बात समझ नहीं आती, जिस पर लिहान उसको जवाब देता है कि मकबूल लेक्चर्स का मतलब है इसमें ज्यादा लोग दाखिला लेंगे, जिसकी वजह से इन सब्जेक्ट्स में अच्छे ग्रेड्स लेना मुश्किल होंगे, और उसके मुतज़्ज़िद कम मशहूर लेक्चर्स में कम लोग दाखिला लेंगे तो मुकाबला कम होगा, जिसकी वजह से उन सब्जेक्ट्स में अच्छे ग्रेड्स लेना आसान होंगे। एडिनार्ड को उसकी बात समझ आ जाती है और इस बात से हैरान होती है कि लिहान वाकई आसान सब्जेक्ट्स ढूंढ रहा था। पहले वो समझ रही थी कि लिहान अशराफिया जैसा बर्ताव कर रहा है, मगर अब उसे लगता है कि उसने गलत अंदाजा लगाया है। फिर वो एक और कागज निकालती है और कहती है, जब वो लिस्ट बना रही थी तभी उसने ये भी लिखा था कि कौन से लेक्चर से बचना चाहिए। वो उसे गैर मकबूल मजामीन की लिस्ट थमा देती है, जिनमें बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप, बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग, बेसिक मैजिक शामिल है। लिहान को ये लिस्ट बहुत पसंद आती है और उसे फौरन अंदाजा हो जाता है कि ये वाकई गैर मकबूल है। सबसे पहला सब्जेक्ट स्वॉर्ड्समैनशिप है, जिसे मैजिक एकेडमी में बहुत कम लोग सीखना चाहते हैं। अगला बेसिक मैजिक कॉम्बैट या स्पेस्ड रेपुटेशन अप्रोच जैसा सब्जेक्ट है, जिसमें सच की तलाश में आए तलबा की दिलचस्पी कम होती है, लेकिन लिहान को इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका मकसद सिर्फ अच्छे ग्रेड्स लेना है। वो इंपीरियल हाइनेस की इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता है। वो अभी भी हैरान होती है लेकिन कुछ पूछती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह लिहान टावर के अंदर चलता हुआ सोच रहा होता है कि हर तलबा ने इसका साथ देने से इनकार कर दिया है। केनाडो को उसकी इस बात पर हैरानगी होती है कि वो जानबूझकर गैर मकबूल क्लासेस लेना चाहता है, जबकि कोई भी नोबल ऐसा नहीं करता। उसने यूनर से भी पूछा था, लेकिन यूनर ने ये कहकर इनकार कर दिया कि उस वक्त में उसकी अपनी क्लासेस भी हैं। फिर वो आसान के पास जाकर उससे पूछता है, जिस पर आसान उसे कहता है कि वो अपना वक्त क्यों जाया करना चाहता है। लिहान उनका नजरिया समझ जाता है और सोचता है कि शायद ये लोग अभी इस बात को नहीं समझेंगे। उसके मुताबिक चाहे कोई भी स्कूल हो, तलबा की सहूलत को लेक्चर्स ज्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन ये लोग इसकी परवाह नहीं करते। इसी वजह से अगर कोई स्टूडेंट्स अपने पसंद के सब्जेक्ट्स पर तवज्जो देना चाहता है तो उसे दूसरे सब्जेक्ट से वो सब्जेक्ट चुनने चाहिए जिनमें उन्हें कम फोकस देने की जरूरत हो। फिर वो बेसिक मैजिक कॉम्बैट के लेक्चर हॉल के सामने खड़ा होकर सोचता है कि स्पेस्ड रेपुटेशन वाला लेक्चर हॉल बेसमेंट में क्यों हो रहा है। सीढ़ियां बज़ाहिर सादा नजर आ रही होती हैं, लेकिन उसे एक अजीब सा अंदेशा महसूस होता है। ये एक मशहूर कहावत है जो सल्तनत का हर शहरी जानता है कि बगैर सोचे समझे किसी जादूगर के मीनार में दाखिल नहीं होना चाहिए, चाहे वो बाहर से जितना भी आम नजर आए। ऐसी कई कहानियां हैं कि जो लोग उसमें गए वो हमेशा के लिए उस मीनार में फंस गए। लिहान बचपन में ऐसी कहानियां पढ़ा करता था, मगर उसका ख्याल था कि ये सब बातें बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई हैं। अलरार लोग ने भी कहा कि ये काफी हद तक ठीक हैं, लेकिन जो लोग मीनार में गए वो कभी वापस नहीं आए। अगर यही हकीकत है तो फिर वो लोग मर चुके हैं। और अब लिहान को भी ऐसा ही खौफ महसूस होता है और वो सोचता है कि एनरोगार्ड एक जादुई मीनार की अमली शक्ल लगता है, लेकिन आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की कि कोई वहां जाए, जबकि बहुत ज्यादा तजस्सुस रखने वाले न्यू स्टूडेंट्स भी एकेडमी को बहुत कम मुकम्मल तौर पर खोज पाते हैं। फिर भी वो अपनी पूरी हिम्मत जमा करके सोचता है कि आखिर ये एकेडमी ही तो है, सब कुछ ठीक ही होगा। वो सोचता है कि जब उसे मेन बिल्डिंग की पहली मंजिल और हॉस्टल में कुछ नहीं हुआ तो बेसमेंट में कुछ भी नहीं होगा। अचानक वहाँ हेडमास्टर आ जाता है और वो पूछता है कि क्या वो पहली बेसमेंट की तरफ जा रहा है। लिहान हेडमास्टर की अचानक मौजूदगी से डर जाता है और जल्द ही समझ जाता है कि उसके लिए एक मौका हो सकता है। वो उसे मौजिज हेडमास्टर कहकर बुलाता है और कहता है कि उससे मिलना उसके लिए इज्जत की बात है। हान झुककर कहता है कि वो पहली बेसमेंट में जा रहा है और पूछता है कि क्या वो उससे कुछ सीख सकता है। हेडमास्टर आहिस्ता से कहता है कि उसके पास उसे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन कल जब उसकी लाश मिलेगी तो वो उसके लिए फूल जरूर लाएगा। लिहान का दिल करता है कि वो हेडमास्टर को बुरा भला कहे, लेकिन वो सब्र कर लेता है और कुछ नहीं बोलता। वो एक ऐसे स्टूडेंट की तरह पेश आता है जो दिल में गुस्से और नफरत के बावजूद मुस्कुरा सकता है। हेडमास्टर के डराने के बावजूद भी लिहान को लगता है कि ये आम बात है, इसीलिए वो बेसमेंट जाने का फैसला करता है, जबकि दरवाजे के पीछे से एक अजीब सा डर उसे महसूस होता है। वो बेसिक मैजिक कॉम्बैट स्पेस रेपुटेशन क्लास के बाहर खड़ा होता है और सोचता है कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। इसी दौरान उसे वहाँ और भी स्टूडेंट्स नजर आते हैं और वो सोचता है कि वो भी यही क्लास लेने आए होंगे। ये देखकर उसे सुकून मिलता है कि वो अकेला ये क्लास लेने नहीं आया, लेकिन उसे सुनकर हैरत होती है जब स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो गलती से इस क्लास में आ गए हैं।
और लड़का लड़की से पूछता है कि क्या कोई स्टूडेंट वाकई ये लेक्चर लेता है, जिस पर लड़की जवाब देती है कि उसके अपने टावर के लड़के भी डर के भाग गए थे। अब लीहान वहाँ अकेला रह जाता है और उसे पहले से भी ज्यादा डर लग रहा होता है। वो क्लास में दाखिल हो जाता है और देखता है कि क्लास में पहले से 3 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। उन्हें देखकर उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है और वो सोचता है कि कुछ ना होने से यही बेहतर है। एक लड़का दूसरे के कान में सरगोशी करता है और कहता है कि लगता है लीहान गलती से इस क्लास में आ गया है। लीहान सोचता है कि ऐसा नहीं है कि वो ये सब जानकर आया है, मगर सब लोग उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे वो गलत जगह पर आ गया हो। उसे मेज पर पड़े और नजर आते हैं। उन्हें देखकर हैरान होता है क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह की कोई चीज नहीं देखी थी। अचानक से वो प्रोफेसर की आवाज सुनकर डर जाता है और प्रोफेसर उसे बैठ जाने का कहता है। वो चूक कर पीछे मुड़ता है। उसे अंदाजा ही नहीं होता कि क्लास में कोई और शख्स भी मौजूद है। प्रोफेसर की जर्द रंगत, उदास आंखें और नोकीले दांत होते हैं, जिसका मतलब है कि वो एक वैम्पायर है। प्रोफेसर उठकर खड़ा हो जाता है और अपना तारुफ करवाता है। मेरा नाम वाल्डी बेगर्क है और मैं बेसिक मैजिक कॉम्बैट स्पेस रेपिटेशन का इंचार्ज हूँ। वो सबसे अपना ख्याल रखने की दरख्वास्त करता है। फिर वो अपनी मेज से एक ऑर्ब उठाता है और उन्हें बताता है कि जो चीज उनकी मेज पर पड़ी है वो ऑर्ब है और ये स्टार स्प्रिट स्टोन से बनी है। वो बताता है कि ये मैजिक एनर्जी को महसूस कर सकती है और जब आसमान में सितारे एक खास जगह पर होते हैं तो ये एक खास रोशनी खारिज करती है और स्टार स्प्रिट स्टोन इसकी कोर है जो कि इस रोशनी को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। फिर प्रोफेसर स्टूडेंट्स को अपनी सीट से खड़ा होने को कहता है और अपने सामने उन्हें मैजिक एनर्जी को ऑर्ब में मुंतकिल करने को कहता है। लीहान अपनी ऑर्ब उठाता है और दिल में सोचता है कि जब वो एक बुनियादी मंत्र ल्यूमिनेट नहीं कर पाया था तो ये कैसे कर सकता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि बाकी स्टूडेंट्स ने काम आसानी से कर लिया है और उसे अंदाजा होता है कि ये ऑर्ब कोई आम स्प्रिट स्टोन नहीं बल्कि एक असल आर्टिफैक्ट है। इस पर मौजूद निशानात से लगता है कि ये प्रोफेसर ने खुद बनाया है। इसने सुना हुआ था कि आर्टिफैक्ट्स बहुत कीमती होते हैं। अचानक एक स्टूडेंट की ऑर्ब तेजी से हरकत करती है और सीलिंग की तरफ चली जाती है, लेकिन वो सीलिंग के बिल्कुल पास जाकर रुक जाती है, जिस पर प्रोफेसर उन्हें बताता है कि वो ऑर्ब को अपनी मर्जी से कहीं भी हरकत दे सकते हैं क्योंकि वो उनकी विल से जुड़ी होती हैं, लेकिन उन्होंने उस पर एक पाबंदी आयद की हुई है ताकि वो क्लासरूम्स को कोई नुकसान न पहुँचाए। ये सुनकर एक लड़की को इत्मीनान होता है, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी ऑर्ब वापस आती है और सीधा उसके पेट में लग जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जिस पर प्रोफेसर वॉल्डी कहता है कि हिफाजती पाबंदी ऑर्ब पर लगाई गई थी, स्टूडेंट्स पर नहीं। वो स्टूडेंट्स से ऑर्ब का ख्याल रखने को कहता है कि वो उसे ना तोड़ें और फिर ऑर्ब को दोबारा से उड़ाने का कहता है। लीहान उसकी हिदायत पर अमल करता है और दिल में सोचता है कि प्रोफेसर ने उस लड़की को नजरअंदाज कर दिया। लीहान को लगता है कि ये प्रोफेसर भी मुश्किल मिजाज का है। प्रोफेसर उन्हें दायरा बनाने को कहता है, लेकिन एक आर्टिफैक्ट होने के बावजूद लीहान को यह काम मुश्किल लग रहा था। वो वैसी हरकत नहीं कर रहा था जैसे वो करना चाह रहा था। इसी दौरान एक स्टूडेंट दायरा बनाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर उसे दोबारा बनाने को कहता है। स्टूडेंट्स हैरान होते हैं और सोचते हैं कि क्या सारी क्लास में उन्हें यही करना है। कुछ देर बाद लीहान प्रोफेसर को आवाज देता है और उनसे पूछता है कि उन्हें ये दायरा कब तक बनाना पड़ेगा, जिस पर प्रोफेसर जवाब देता है जब तक कि वो परफेक्ट दायरा न बना लें तब तक। एक स्टूडेंट प्रोफेसर से बाथरूम जाने की इजाजत मांगता है, जिस पर प्रोफेसर जवाब देता है कि उन्हें इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है। 2 स्टूडेंट्स जल्दी से खड़े होते हैं और क्लास से बाहर चले जाते हैं। एक लड़की भी उनके साथ जाना चाहती है, लेकिन वो कुछ कहने से पहले ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। लीहान को लगता है कि वो बेहोश होने का ड्रामा कर रही है और वो दिल में सोचता है क्या वाकई इतना ड्रामा करने की जरूरत थी। हान उस लड़की के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो बोलने की कोशिश करती है लेकिन वो बोल नहीं पाती। हान गौर से देखता है और सोचता है कि वो ड्रामा नहीं कर रही बल्कि उसका माना खत्म हो गया है। फिर वो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और प्रोफेसर से कहता है कि लगता है वो माना इस्तेमाल करते हुए बेहोश हो गई है, जिस पर प्रोफेसर जवाब देता है जब वो ठीक हो जाए तो दोबारा दायरा बनाना शुरू कर दे। ये सुनकर लीहान को हैरत होती है और वो सोचता है कि अब वो इस क्लास में अकेला ही बचा है। इसके बाद वो फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है और प्रोफेसर से पूछता है कि वो इस क्लास में नंबर्स की गिनती किस तरह करते हैं, जिस पर प्रोफेसर जवाब देता है नंबर्स आम असूलों के मुताबिक दिए जाते हैं जो कि पहले नंबर से शुरू होते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। ये सुनकर लीहान सोचता है कि क्लास तो उसके लिए जैकपॉट की तरह है। अगर वो आखिर तक इस क्लास में टिका रहा तो उसे अच्छे नंबर मिल जाएंगे। यही क्लास तो वो ढूंढ रहा था। उससे वो मैजिक बॉल बहुत पसंद आती है क्योंकि उसी की वजह से तो उसे अच्छे नंबर मिलने हैं।
फिर वो सोचता है कि ऑर्ब से उसे सर्किल ही तो बनाना है और उसी से प्रोफेसर खुश होंगे। इसी दौरान प्रोफेसर ये सोचकर हैरान है कि हान अभी तक क्लास में मौजूद है। वो सोचता है कि हर साल नए स्टूडेंट्स बहुत जोश से इस क्लास में आते हैं, लेकिन वो जल्द ही भाग जाते हैं। पिछले साल तो पूरे साल में एक स्टूडेंट भी नहीं आया था, लेकिन प्रोफेसर वोलाडी को इस बात की परवाह नहीं होती, क्योंकि उनका प्रिंसिपल के साथ एक मुआहिदा था जिसमें उनको हर साल लेक्चर देना होता था, चाहे स्टूडेंट्स हों या ना हो। वो रोज खाली क्लास में आते, लेक्चर देते और चले जाते, जबकि इस बार एक अनोखा स्टूडेंट आया है जिसने मामूल तोड़ दिया है। वो एक समझदार और पुरकशिश लड़का है और उसके लहजे और अंदाज से लगता है कि वो किसी बड़े खानदान से है। वो लाडी को लीहान की मैजिक एनर्जी का अंदाजा नहीं है, लेकिन वो समझ जाता है कि हान कुछ खास है। प्रोफेसर दिल में सोचता है अगर हान यहाँ टिका रहा तो वो शायद पहली बार अगले बाब तक जा सकेगा। क्लास के बाद ब्रेक रूम में लीहान यूनर और गेनांडो के पास जाता है और उनसे कहता है कि उसके पास उनके लिए बहुत काम की बात है। वो उन्हें एक ऐसे लेक्चर के बारे में बताता है जिसे वो हरगिज मिस ना करें और कहता है कि वहाँ सिर्फ बैठने से ही उनके नंबर पक्के हो जाएंगे। गेनांडो उससे दिलचस्पी से पूछता है कि आखिर वो प्रोफेसर क्लास में क्या पढ़ाते हैं। लीहान उन्हें बताता है कि उन्हें बस अपना माना प्रोफेसर के बनाए स्टार स्पीड जोन में मुंतकिल करना है और उससे सर्किल्स बनाने हैं। गेनांडो उससे पूछता है कि इसके बाद क्या करना होगा, जिस पर लीहान जवाब देता है कि उसने आगे कुछ सुना ही नहीं। यूनर और गेनांडो खाली तासुरात के साथ उसे देखते हैं और पूछते हैं कि इसमें खास बात क्या है, जिस पर लीहान मुस्कुराकर जवाब देता है कि सबसे खास बात तो ये है कि उन्हें अच्छे नंबर मिलेंगे। यूनर ये सुनकर हैरत ज़दा हो जाती है और सोचती है कि हान वाकई आम लड़का नहीं है। वो दिल में सोचती है कि अगरचे वो खुद भी कुछ कम नहीं है, लेकिन लीहान तो फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर लीहान उठ खड़ा होता है और उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों का यही रवैया है तो ठीक है, वैसे भी उसे अगली क्लास के लिए जाना है तो वो जा रहा है और अपना लेक्चर जरूर लेगा। वो दोनों तजस्सुस से हान से पूछते हैं कि अब वो किस क्लास में जा रहा है, और जब हान बताता है तो वो दोनों दंग रह जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि वो मैजिक एकेडमी में बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप की क्लास लेने जा रहा है। दूसरी तरफ साउथर्न मेन बिल्डिंग के फ्रंट यार्ड में लीहान खड़ा सोचता है कि क्या यही वो क्लास है जिसकी उसे तलाश थी। वो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स देखकर हैरान होता है और खास बात ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स व्हाइट टाइगर टावर से हैं। व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट्स ज्यादातर नाइट्स खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जिसका मतलब है कि वो तलवारबाजी में माहिर और संजीदा होते हैं। लीहान सोचता है कि मैजिक कॉम्बाट तो जैसे प्लेट में उसके सामने रखकर आ गया था, मगर ये क्लास कुछ अलग है। लेकिन उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने अलरार लोंग से तलवारबाजी सीखी है। इसी दौरान स्टूडेंट्स उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और आपस में सरगोशियां करते हैं कि ये ब्लू ड्रैगन टावर से है, और वो ये भी जानते हैं कि लीहान का ताल्लुक वार्डनर्स खानदान से है। वो हैरान होते हैं कि वो शायद इसलिए यहाँ है कि उसने अपने उस्ताद से थोड़ी सी तलवारबाजी सीखी होगी, और अब ये समझ रहे हैं कि वो काफी है और हान तलवारबाजी को काफी हल्का ले रहा है। लीहान ने पहले ही सुना था कि वो अपनी तलवारबाजी पर बहुत फख्र करते हैं, लेकिन वो इस तरह दुश्मन निकलेंगे इसने ये नहीं सोचा था। हान को उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी दौरान एक स्टूडेंट हान को पीछे से आवाज देता है और उससे पूछता है कि वो वार्डनर्स हाउस और ब्लू ड्रैगन टावर से है ना, जिस पर लीहान पलटकर जवाब देता है कि उसे इससे क्या। और स्टूडेंट्स लीहान से कहते हैं कि वो गलत जगह आ गया है क्योंकि ये एक संजीदा तलवारबाजी की क्लास है, ना कि लेक्चर क्लास जहां बच्चों की तरह आहिस्ता आहिस्ता सिखाया जाए। लीहान पुरसकून रहता है और उसे ये मालूमात देने का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर स्टूडेंट्स गुस्से में आकर कहते हैं कि उसे समझना चाहिए कि ये वो तलवारबाजी नहीं है जो अक्सर नोबल्स शो के लिए करते हैं। वो हान को कहता है कि अगर तुम मुकाबले में आ गए तो वाकई जख्मी हो सकते हो और कोई तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतेगा। लीहान फिर भी लापरवाही वाला अंदाज रखता है और मुस्कुरा के कहता है कि परेशान ना हो, वो लड़ते वक्त पूरा ख्याल रखेगा कि तुम लोग जख्मी ना हो। स्टूडेंट्स उसके रवैये पर हैरान हो जाते हैं और मजीद गुस्से में आ जाते हैं। उसी लम्हे वहाँ प्रोफेसर आ जाता है और सब स्टूडेंट्स को जमा होने का कहता है। लीहान हैरान होता है कि ये एकेडमी में नया प्रोफेसर है और उसकी आईब्रोज सफेद हैं और ये एक एल्फ है। प्रोफेसर अपना तारुफ करवाते हुए बताता है कि वो प्रोफेसर इनगर्डल है और वो इन्हें इस सेमेस्टर तलवारबाजी सिखाएगा। इस दफा लीहान को एक एल्फ को तलवारबाजी के प्रोफेसर के तौर पे देख के हैरत नहीं होती। प्रोफेसर लेक्चर शुरू करता है और कहता है कि तुम सब ने तलवारबाजी पहले से सीखी हुई है और अब वो यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि अपनी स्किल्स को बेहतर बना सकें और इससे जंग लगने से बचा सकें।
वो इन्हें बताता है कि वो इन्हें बुनियादी असूल नहीं सिखाएगा, बल्कि जो इन्होंने तरीके सीखे हुए हैं वो इन्हीं को बेहतर बनाने में इनकी मदद करेगा। इसी वक्त एक एल्फ स्टूडेंट ली हान को पीछे से आवाज देता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है।